राइट। दूसरा इसलिए बिकॉज देर आर अमेंडमेंट इन दिस चैप्टर बाय फाइनेंस एक्ट 2024। तो सर जो एमसीक्यू क्वेश्चन वगैरह आते हैं ना, सी अभी आज जो मैं आपको चैप्टर पढ़ा रहा हूँ, एक हमने चैप्टर कल कंप्लीट किया, राइट, बेसिक कॉन्सेप्ट एंड टैक्स लायबिलिटी। एक आज हम चैप्टर पढ़ेंगे जिसको हम कल कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है, रेसिडेंशियल स्टेटस एंड स्कोप ऑफ टोटल इनकम। ये दोनों चैप्टर मिला करके इंस्टीट्यूट का वेटेज आउट ऑफ 50 इंस्टीट्यूट का वेटेज है अराउंड 8 मार्क्स, ठीक है, दोनों चैप्टर मिला करके। आप चाहो तो वहां पे लिख दो, जो आपका इंडेक्स है, इंडेक्स में आप चाहो तो लिख दो कि ये जो चैप्टर नंबर 1 और 2 है ना, और मिनिमम इनमें से 8 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। मिनिमम इन दोनों का वेटेज 8 मार्क्स का है, इंस्टीट्यूट पूछता ही पूछता। और मैं बता रहा हूं इसमें कुछ भी नहीं है, बहुत इजी चैप्टर सही है, ठीक है। आप 15-15 मिनट में इनका रिवीजन कर सकते हो। जैसे फर्स्ट चैप्टर में आपको लास्ट में रिवाइज करवा गया, 18 मिनट्स में मैंने रिवीजन करवाया था, ठीक है। उसमें 2-3 मिनट तो मैंने टाइम पास भी किया था, तो 15 मिनट में आपका पूरा वहां पे क्या हो जाता है, रिवाइज हो जाता है। वो वीडियो भी अलग से रिकॉर्ड कर रखा है मैंने, ठीक है। ऐसे ही आपका मैक्सिमम 15 मिनट्स में इस चैप्टर का भी रिवीजन हो जाएगा। एंड जब आप खुद से पढ़ने बैठोगे नोट्स वगैरह करके सब करने के बाद में, अगर आपने अभी प्रॉपर नोट्स बनाए हैं तो, ठीक है, कितने प्रतिशत भारतीयों ने कल का टास्क पूरा किया, ये मत भूलना। सर पीडीएफ नहीं आया था, पीछे पढ़ पढ़ के मैंने पीडीएफ भिजवाया है वहां पे। रेज योर हैंड प्रॉपर्ली। डॉली गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका। हाँ तो भाई क्यों पीडीएफ का पूरा कर लिया, होमवर्क वगैरह नहीं किया, क्यों? टाइम नहीं मिला ये बोलियो मत, उठा के फेंकूंगा ब्रिज के नीचे। टाइम नहीं मिला तो वेरी गुड, आई एम प्राउड ऑफ यू, आपने ये किया है, बहुत अच्छी बात है। अभी आपको समझ में आ रहा होगा कुछ चीजें। क्लास में क्या होता है कि इतना लंबा क्लास होता है तो यार चीजें ध्यान इधर इधर हो जाता है, नेचुरल है, मतलब तुम्हारा क्या मेरा भी हो जाता है, पढ़ाते हुए नहीं उधर बैठा हो तो वहां पे, तो इन दैट केस नेचुरल है वो चीज, कोई चीज ऊपर नीचे हो जाती है, तो इन दैट केस अब घर पे जाके आपने उसको प्रॉपर नोट्स को वहां पे किया होगा, तो कोई चीज अगर क्लास में ऊपर नीचे हो भी गई होगी तो भी वो आपको समझ में आ गई होगी। आई होप आया है सबको, अरे बोलो। और क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करी होगी तो वो बहुत अच्छा वहां पे आपका एक कहते हैं ना ग्रिप आ गया होगा। इसी तरीके से ये चैप्टर भी है, इसी तरीके से ये चैप्टर भी है। एंड ट्रस्ट मी, अगर आपने अभी प्रॉपर नोट्स बनाए हैं, अभी आपने क्वेश्चन कर लिए, क्लास वर्क, होमवर्क और एमसीक्यूज भी देख लिए, या एमसीक्यू तो कभी भी आप देख सकते हो, मतलब बाद में भी देख सकते हो वहां पे, तो इन दैट केस वहां पे आपका क्या हो जाएगा, उस केस में आपको बाद में जब रिवीजन करने बैठोगे ना, तो क्वेश्चन के साथ में पूरा चैप्टर आपका 1-1 घंटे में हो जाएगा। क्वेश्चन के साथ में मैं बोल रहा हूं, विद क्वेश्चन पूरा चैप्टर 1 आवर में हो जाएगा। 1 आवर में मतलब 2 घंटे में आपके ये 8 मार्क्स पक्के हो जाएंगे। एंड ट्रस्ट मी, ये क्वेश्चन आता ही आता है। एमसीक्यूज को मिला करके बोल रहा हूं, मिनिमम 8 मार्क्स का वेटेज है। एमसीक्यूज को मिला करके, इन दोनों चैप्टर का मिला करके मिनिमम 8 मार्क्स का वेटेज है। इंस्टीट्यूट तो 8 to 10 बोलता है, बट मैं तो 8 ही पकड़ के चलता हूं, और 8 मार्क्स का क्वेश्चन तो आते ही आते हैं। जिसमें से मेजरली इंस्टीट्यूट क्या करता है, ये वाला जो चैप्टर है रेसिडेंशियल स्टेटस स्कोप ऑफ टोटल इनकम, इसमें से कभी कभार 6-7 नंबर का क्वेश्चन पूछ लेता है और बाकी एमसीक्यू पूछ लेता है। एमसीक्यू उसी चैप्टर में से पूछ सकता है और बेसिक कॉन्सेप्ट में पूछ सकता है। बट दिस टाइम व्हाट आई बिलीव, और अच्छा बेसिक कॉन्सेप्ट का तो अपना सिर्फ वेटेज 8 मार्क्स का नहीं है। अगर आप देखोगे टैक्स रेट, मार्जिन रिलीफ, बेसिकली आपका रिबेट, ये तो हर जगह काम आएगा। वो 15 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा टैक्स निकालने के लिए, उधर भी यही चीज होगी। 15 मार्क्स का जो क्वेश्चन आएगा या कहीं पे भी क्वेश्चन पूछता है टैक्स निकालना है, क्या निकालना बेटा, टैक्स, तो इसके बगैर तो आप निकाल ही नहीं सकते। तो सर मैक्सिमम 2 घंटा क्वेश्चन सॉल्व करके ये चैप्टर आप कर सकते हो। इनफैक्ट एग्जाम के टाइम पे आपको आधा घंटा लगेगा दोनों चैप्टर करने में। जब आपका एग्जाम होगा, एग्जाम से पहले वाले आधा घंटा लगेगा दोनों चैप्टर करने में। 2 मेजर बड़े बड़े क्वेश्चन आप देख लो, मास्टर क्वेश्चन देख लो, मैं मार्क करवा दूंगा कि सी दिस क्वेश्चन एवरी टाइम जब भी रिवाइज करोगे वो मैं ऐसा मार्किंग करवाते चलूंगा, पूरे सिलेबस में आपको मार्किंग करवाऊंगा, ठीक है। तो वो आप मार्किंग करते चलना, तो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का लिस्ट देने की मेरे को जरूरत नहीं है, आपके पास में ऑलरेडी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का लिस्ट हो जाएगा। या एग्जाम के टाइम पे भी आपको रिवीजन करना है, बिकॉज इट इज नॉट पॉसिबल एवरी टाइम आप 100% क्वेश्चन को करो, ठीक है। तो रेसिडेंशियल स्टेटस मतलब आप समझो ना, इन दोनों चैप्टरों की मिनिमम 8 मार्क्स आपकी पॉकेट में
जो बहुत इजीली आप अचीव कर सकते हो, बहुत इजीली आप अचीव कर सकते हो, एफर्ट्स भी लेने की जरूरत नहीं है, और क्वेश्चन भी ऐसा कोई 3-5 नहीं आता, बहुत सिंपल क्वेश्चन आएगा, एक आध एडजस्टमेंट ऊपर नीचे होता है, तो वो आपको थोड़ा कॉन्सेप्चुअल नॉलेज अगर अच्छा है तो मैनेज हो जाता है वहां पे। सर नेक्स्ट चैप्टर हम डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज रेसिडेंशियल स्टेटस एंड स्कोप ऑफ टोटल इनकम। आपके अगर डाउट्स वगैरह है जो हमने कल डिस्कस किया था, जो भी आपने होमवर्क किया होगा, लेक्चर के बाद में मैं इधर ही हूँ, आराम से आकर के बैठो, आधा घंटा पौना घंटा, 1 घंटा 2 घंटा, तुमको जितना बैठना है बैठो, सारे डाउट्स वगैरह भी मैं सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। ओके सर, रेसिडेंशियल स्टेटस स्कोप ऑफ टोटल इनकम। तो बेटा ये चैप्टर अपने को पढ़ना क्यों, सबसे पहले तो ये मालूम होना चाहिए, मैंने आपको पहले ही बता चुका हूं मेरा पढ़ाने का तरीका ये व्हाई, व्हाट एंड हाउ। तो आपको क्यों, व्हाई दिस कोलावेरी डी, पढ़ना क्यों है ये चैप्टर। रेसिडेंशियल क्या हो रहा है भाई ये वो आईपैड से उधर कुछ वो प्रोजेक्टर को इशू हो रहा था क्या। मैं बोला मैं ले आता हूँ सिस्टम, तो बोला अरे सर वो प्रोजेक्ट बार बार परेशान करता है, ब्लिंक करता है। हाँ, वो ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी कि मैनेजेबल था, ऐसा है क्या। क्या करना पड़ेगा, ऐसा है क्या, छोड़ो ऐसे ही मैनेज कर लेंगे। तो सर यहाँ पे आपका हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं रेसिडेंशियल स्टेटस एंड स्कोप ऑफ टोटल इनकम। स्कोप ऑफ टोटल इनकम, स्कोप ऑफ टोटल इनकम। सर इस चैप्टर को है ना अपने को 2 पार्ट में पढ़ना है। पार्ट ए में हम पढ़ेंगे रेसिडेंशियल स्टेटस। पार्ट ए में हम लोग पढ़ने वाले बेटा, लिखने का कोई काम नहीं करना है, किताबें बंद कर दो, उसमें मैं जैसे करवाने वाला वैसा कुछ भी नहीं होने वाला है, तो उल्टे और करने, ये इधर तो किसी और तरीके से लिखा हुआ, सर ने किसी और तरीके से करवाया, तरीका अलग है, कॉन्सेप्ट अलग नहीं है, ठीक है। तो सर यहाँ पे इस चैप्टर को अपने को 2 पार्ट में पढ़ना है। 1 मिनट पहले सुबह की चाय पीने दो। वाह क्या चाय है। ओके, तो रेसिडेंशियल स्टेटस एंड स्कोप ऑफ टोटल इनकम वाला जो चैप्टर अपने को 2 पार्ट में पढ़ना है, एक है रेसिडेंशियल स्टेटस और दूसरा है स्कोप ऑफ टोटल इनकम। 2 पार्ट है, रेसिडेंशियल स्टेटस, दूसरा स्कोप ऑफ टोटल इनकम। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है अपने को ये पढ़ना क्यों है चैप्टर। देखो एक रीजन तो मैंने आपको कल बता दिया था, अगर आपको याद होगा कल हमने 2 जगह ये डिस्कस किया था कि रेसिडेंट होगा तभी ये बेनिफिट मिलेगा। कहां पे, एक तो आपका जो ऑप्शनल टैक्स रिजीम के अंदर जो टैक्स रेट है उसमें 3 लाख का बेसियम्पशन और 5 लाख का बेसियम्पशन कब मिलता है, जब रेसिडेंट सीनियर सिटीजन या रेसिडेंट सुपर सीनियर सिटीजन होगा, मतलब वहां पे रेसिडेंट होना कंपलसरी। यहां के ना एक और जगह पढ़ा था रैबिट अंडर सेक्शन 87, उधर भी भाई अगर कोई नॉन रेसिडेंट है तो उसको 87 का रिबेट मिलने वाला, सिर्फ रिबेट किसको मिलता है, रेसिडेंट। कितने लोग आज पहली बार अटेंड कर रहे हैं क्लास, 1 2 3, ठीक है, डॉली ने तो कर लिया कवर। तो बेसिकली यहाँ पे आपको कोई कनेक्टिविटी नहीं, अगर मैं बोल भी रहा हूं ना अभी कि रेसिडेंट है या हमने पढ़ा था, देयर इज नो कनेक्शन, टोटली फ्रेश चैप्टर है। आप यहाँ पे एकदम फ्रेशली स्टार्ट कर सकते हो। तीनों, नाम क्या तेरा बेटा, यशवंत, तेरा आकाश, रिद्धि, देयर इज नो कनेक्शन। तो आप ये मत सोचो अरे पहले हो गया है तो क्या होगा हमारा, कोई टेंशन लेने की नहीं। हाँ बट क्या करना, आपको वीडियो का वो बैकअप मिल जाएगा, ठीक है, और उसमें भी आप खाली कल का लेक्चर देख लेना। कल मैं सर को बोल दूंगा वो प्रोवाइड करवा देंगे, कल का लेक्चर देख लेना, वहाँ पे थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल के 1-2 दिन में कंप्लीट करने का ट्राई करना है एज सुन एज पॉसिबल, ठीक है। तो आपको एक बेसिक आइडिया हो जाएगा, बाकी जो भी आपके डाउट्स वगैरह है आ जाओ पूछ लो, बता दूंगा वो चीजें और हो जाएगा, डोंट वरी, ठीक है। क्योंकि अभी तो उसका कोई रेलेवेंस नहीं है, बट आगे कहीं कहीं आएगा कि ये टैक्स है ऐसा ये चीज है, तो वो थोड़ा आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। तो जितना हो सके जल्दी उसको मैनेज कर लेना। बाकी आज इनफैक्ट मतलब इसके आगे भी हम एक आध चैप्टर में प्रॉब्लम आएगी आपको, तो उससे पहले ये है कि आप कर लो, मैं वो चैप्टर बाद में ले लूंगा, एग्रीकल्चर इनका वाला जो है उसको मैं चैप्टर थोड़ा बाद में ले लूंगा, अगर तुम लोग कवर करने वाले हो तो। यशवंत, आकाश,
रिद्धि, है ना, एज सुन एज पॉसिबल कवर कर लोगे तब तो मैं थोड़ा चैप्टर बाद में ले लूंगा, तो आपको किसी चैप्टर में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि बिकॉज बेसिक कॉन्सेप्ट है। यू शुड नो इनकम टैक्स में क्या होता है, कैसे होता है, कौन सी चीजें होती है, तो वो थोड़ा आइडिया होगा तो इट विल बी बेटर फॉर यू। तो सर यहाँ पे ना, लेट मी टेक वन एग्जाम्पल। यहाँ पे एक मिस्टर घुंगरू है, ये जो मिस्टर घुंगरू है, घुंगरू, ठीक है, ये घुंगरू कभी कभार यूएस में बजता है, कभी कभार इंडिया में बजता है, और घुंगरू के बजने से इसको पैसा आता है। मतलब घुंगरू के दो बिजनेस है, एक है बिजनेस इन अरे बोल यूएसए, उल्लासनगर सिंधी एसोसिएशन नहीं, ठीक है, तुम समझो उल्लासनगर सिंधी एसोसिएशन वो नहीं है ये। यूएस मतलब कौन सा वाला, हाँ वो वाला 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 बाइडेन वाला, चचा वाला, ट्रम्प चचा वाला, ठीक है। दूसरा बिजनेस किधर है, बिजनेस इन इंडिया, दो जगह बिजनेस है। घुंगरू अलग अलग जगह बज रहा है वहां पे। अब मिस्टर घुंगरू इंडियन सिटीजन है। मिस्टर घुंगरू कौन है, मिस्टर घुंगरू इंडियन सिटीजन है। अब क्वेश्चन आता है कि जो बिजनेस इन यूएस है और बिजनेस इन इंडिया है, इंडियन सिटी, अच्छा कोई भी फर्क, वो इंडियन सिटी है, यूएस सिटी, कोई भी सिटी है, उससे कोई फर्क पड़ता नहीं, एक बार उसको जाने दो, इसको इग्नोर करो। तो सर इन दैट केस जो बिजनेस यूएस में है वहां से इनकम आ रहा है, रुपीस में मैंने कन्वर्ट कर दिया है, 10 लाख का वहां पे इनकम हो रहा है, और इंडिया वाला बिजनेस है उससे 15 लाख का इनकम हो रहा है मिस्टर घुंगरू को, ठीक है। अब क्वेश्चन ये आता है कि जो दोनों इनकम है, दोनों इनकम यूएस का 10 लाख का और बिजनेस जो इंडिया में है 15 लाख का, क्या इंडिया में टैक्सेबल होगा कि नहीं होगा, यह अपने को मालूम होना चाहिए, ठीक है, तभी तो मिस्टर घुंगरू से सरकार टैक्स ले पाएगी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट। तो पहले हम बात करते हैं बिजनेस इन इंडिया की, बिजनेस इन इंडिया। आप मुझे बताओ कि जो बिजनेस इंडिया में है, जो बिजनेस इंडिया में है, क्या उसके ऊपर उसको इंडिया में टैक्स देना है, और देना है तो कौन से बिजनेस, देखो टैक्सेबिलिटी के दो सिस्टम होते हैं, दो रूल है, इधर वो इतना इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन जब सीए फाइनल में आप लोग आओगे तो वहां पे आपको बताएंगे कि सर इंटरनेशनल टैक्सेशन, जो सीए फाइल में डायरेक्ट टैक्स 100 नंबर का है, सीए फाइल में डायरेक्ट टैक्स कितने मार्क्स का है, 100, उसमें 30 मार्क्स का आपका प्योरली इंटरनेशनल टैक्सेशन है, 30 मार्क्स का प्योरली इंटरनेशनल टैक्सेशन है। तो सर उधर है ना, उधर बताएंगे वहां पे कि जो इनकम की टैक्सेबिलिटी डिपेंड्स अपॉन टू रूल, वन इज रेसिडेंट रूल और दूसरा कौन सा है आपका सोर्स रूल। एक कौन सा है रेसिडेंट रूल, दूसरा कौन सा है सोर्स रूल। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सोर्स रूल, कि अगर इनकम का सोर्स किधर है, इंडिया में, किधर 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 इंडिया, तो वो आपका कौन सा इनकम हो जाएगा, इंडियन इनकम, कौन सा इनकम। और अगर इनकम का सोर्स कहां पे, आउटसाइड इंडिया, किधर है, तो वो आपका कौन सा इनकम हो जाएगा, फॉरेन इनकम, कौन सा इनकम, फॉरेन। तो एक बात बताओ मेरे को, बिजनेस इन इंडिया ये कौन सा इनकम है, व्हाई इंडियन इनकम, बिकॉज सोर्स ऑफ इनकम कहां पे सिचुएटेड है, कहां पे सिचुएटेड है, तो सर ये आपका ऑलवेज टैक्सेबल होगा, ऑलवेज क्या होगा, टैक्सेबल इन इंडिया, इन इंडिया। और ये कौन से रूल के अकॉर्डिंग होगा, रेसिडेंट रूल के अकॉर्डिंग या सोर्स रूल, एज पर सोर्स रूल, एज पर व्हाट, सोर्स रूल, वेदर मिस्टर घुंगरू इज रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट, कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो रेसिडेंट है कि नॉन रेसिडेंट है, वो इनकम हमेशा इंडिया में क्या होगा, टैक्सेबल। क्यों टैक्सेबल होगा, आई होप आपको समझ में आ गया है। कौन से रूल के बेसिस पे हो रहा है बेटा, सोर्स रूल के बेसिस पे हो रहा है, सोर्स रूल के बेसिस पे। ओके, नाउ हम आते हैं घुंगरू की बिजनेस इन यूएसए वाली इनकम। मुझे बताओ क्या इस इनकम का सोर्स इंडिया में लोकेटेड है, इस इनकम का सोर्स कहां है। अच्छा, व्हाट डू यू मीन बाय सोर्स, सोर्स से क्या समझते हो, इनकम अक्रूड, इनकम व्हाट, इनकम अक्रूड या इनकम अर्न, इनकम अक्रूड या इनकम। भाई साहब कोई अगर अजमेर में कड़ी कचौरी बेच रहा है तो उनको इनकम अक्रू कहां पे हो रहा है, समझ में आ रहा है। और यही कड़ी कचौरी कहां बेची जा रही है, यूएसए में। कहां बेची जा रही है,
तो भाई इनकम अक्रू कहां पे हो रहा है? यूएसए। तो मुझे एक बात बताओ, क्या ये बिजनेस इन यूएसए जो वाली इनकम है 10 लाख की, सोर्स रूल के अकॉर्डिंग इंडिया में टैक्सेबल हो सकती है क्या? सर सोर्स रूल के अकॉर्डिंग तो इंडिया में, सोर्स रूल के अकॉर्डिंग तो ये यूएस में टैक्सेबल होगा। कितना टैक्सेबल होगा? यूएस वाले भी तो बोलेंगे ना कि भाई हमारे यहाँ पे ये इनकम अर्न किया जा रहा है, लाओ हमको टैक्स दो, लाओ हमको टैक्स दो। तो सर इंडिया में तो सोर्स रूल के अकॉर्डिंग टैक्सेबल होने वाला नहीं है, लेकिन सर फिर भी ये इंडिया में टैक्सेबल हो सकता है। मैं नहीं बोला होगा ही होगा, सर ये तो इंडिया में टैक्सेबल होगा ही होगा, उसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। लेकिन ये वाला इनकम इंडिया में टैक्सेबल हो सकता है। करिश्मा, सॉरी ऐश्वर्या, खजाना खोलो और ये इरिटेट करने वाला पंखा बंद कर दो। खजाने की चाबी खाली ऐश्वर्या के पास में, ये देखो। हाँ, सो द पॉइंट इज बेसिकली जो बिजनेस इन यूएसए, बिजनेस इन क्या है? यूएसए। बिजनेस इन व्हाट? यूएसए। इसका सोर्स तो इंडिया में सिचुएटेड नहीं है, तो इंडिया में टैक्सेबल होगा कि नहीं होगा ये डिपेंड करता है कौन से बेस पे? रेसिडेंट रूल। किसके ऊपर? रेसिडेंट। तो आपका ये इनकम टैक्सेबल इन इंडिया, टैक्सेबल इन इंडिया ओनली इफ मिस्टर घुंगरू क्या is resident in India. Resident in what? India, as per which rule? As per resident रूल। दो अलग अलग रूल मैं आपको बताया, हालांकि इनका कोई रूल है कोई आपको डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मैंने आपको नॉलेज पर्पस के लिए बता दिया है। एज पर रेसिडेंट रूल। तो सर यहाँ पे क्योंकि सोर्स ऑफ इनकम इंडिया में सिचुएट नहीं है, सर ये आपका फॉरेन इनकम है। कौन सा इनकम है? कौन सा इनकम है? फॉरेन। तो फॉर टैक्सेबिलिटी ऑफ फॉरेन इनकम इन इंडिया, फॉर व्हाट टैक्सेबिलिटी ऑफ फॉरेन इनकम इन, मेरे को एक बात बताओ, क्या उसके लिए अपने को रेसिडेंट है या नॉन रेसिडेंट ये देखने की जरूरत है क्या? सर वो तो आंख बंद करके आप इंडिया में टैक्सेबल कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता तू रेसिडेंट है कि नॉन रेसिडेंट। हमको मतलब अगर मिस्टर घुंगरू इंडिया का रेसिडेंट नहीं है, रेसिडेंट नहीं है, तो भी इंडिया में वो टैक्सेबल होने वाला है। लेकिन सर ये आपका, अगर मिस्टर घुंगरू इंडिया में रेसिडेंट होगा तभी वहां पे इंडिया में क्या होगा? टैक्सेबल। अदरवाइज वो इंडिया में टैक्सेबल होने वाला नहीं है। मुझे मालूम है कुछ लोगों के दिमाग में एक सवाल कुलांचे मार रहा होगा, है ना, अंदर से ऐसे ऐसे कूद रोनी मार रहा है। मेरे को मालूम है मेरे को कि सर ये इनकम अगर मान लो कि घुंगरू अपना रेसिडेंट, घुंगरू कौन है? रेसिडेंट, इंडिया में तातैया कर रहा है, तो रेसिडेंट तो ये इनकम इंडिया में टैक्सेबल हो जाएगा, उसको लगे कोई डिस्प्यूट नहीं, ये इनकम इंडिया में क्या हो जाएगा? टैक्सेबल। लेकिन सर यूएस भी तो बोलेगा, यूएस मालूम है मेरे को, ठीक है, कि वहां पे यूएस भी बोलेगा कि भाई हम भी टैक्स लेंगे, हम भी टैक्स लेंगे, क्योंकि इनकम जैसे कि तुम अपना सोर्स बेसिस पे ले रहे हो तो हम भी तो सोर्स बेसिस पे लेंगे। यस और नो? तो सर टेक्निकली ये तो घुंगरू के लिए डबल टैक्सेशन हो गया, हाँ क्या ना? घुंगरू उधर भी टैक्स भर रहा है, घुंगरू इधर भी टैक्स भर रहा है, तो बेचारे घुंगरी को तो भी बचने के अलावा वहां पे कुछ बचा ही नहीं है। तो मेरे को एक बात बताओ, उससे पहली बात तो तुमको टेंशन लेने की जरूरत, मैंने ये नहीं बोला कि टैक्स आ ही रहा है, मैंने बोला इनकम टैक्सेबल है। आई डिडंट सेड दैट वी आर लिविंग टैक्स, हम टैक्स वसूल रहे हैं इससे, मैंने ऐसा बोला ही नहीं हम रिकवरी कर रहे टैक्स, ऐसा बोला ही नहीं। मैंने बोला इनकम इज व्हाट? टैक्सेबल। इनकम इज व्हाट? सर टैक्सेबल होना और टैक्स लेना दो अलग अलग चीजें हैं। टैक्सेबल होना और वैसे ही जैसे कल मैंने तुमको होमवर्क दिया था और तुमने होमवर्क नहीं किया, ये दोनों चीजें वैसे, देख मैंने तो दिया था होमवर्क, तो होमवर्क देना और होमवर्क नहीं करना या करना बेसिकली वैसे है, तो उसी तरीके से टैक्सेबल होना और टैक्स का रिकवरी होना जरूरी नहीं है कि वहां पे टैक्स का रिकवरी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? ओके सर, तो यहाँ पे पहली बात तो जाने दो, फिर भी ये बोलो मान लो सरकार बोली हम तो टैक्स लेकर रहेंगे, जिस तरह की निम्मों की हरकत है वो वहां पे छोड़ने वाली है नहीं है, मैं क्राइम मास्टर गोगो वहां मैं तो लेके ही रहूंगी वहां पे। तो सर उस केस में क्या होगा? यूएस भी टैक्स लेगा। सर उस केस में वही सीए फाइनल में आप पढ़ोगे, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस। व्हाट पता है मोदी जी इटली जाते हैं ना भारत के संबंधों को प्रगाढ़ करने के लिए, उन संबंधों के प्रगाढ़ करने में एक काम ये भी होता है,
अलग अलग कंट्रीज में था, अभी यूएस जाके आए 3 दिन वहां पे, तो ऐसे ही थोड़ी टाइम पास करने के लिए जा रहे हैं। मोदी जी का मन किया यार आई मिस यू मेलोनी, में इटली आ रहा हूँ, मतलब ऐसे थोड़ी है वहाँ पे कि सुबह भाई हेलीकॉप्टर तैयार किया, मोदी जी चले गए वहाँ पे, एयरफोर्स वन तैयार, एयरफोर्स वन तो अपना नहीं है, सॉरी यूएस वालों का है, अपना भी कोई तो कोई होगा वहाँ पे मोदी जी का भी। तो मोदी तैयार किया, इटली चले गए वहाँ पे, ठीक है, देश के संबंधों को प्रगाढ़ करके आ गए वापस। देश के संबंधों में प्रगाढ़ करने का मतलब होता है इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, दूसरे वहां पर आपका इको जो बेसिकली आपके रिलेशन होता है, हर तरह के रिलेशन को मजबूत करना। उसमें सर एक ये भी होता है कि एक दूसरे के सिटीजन्स को, इंडिया के सिटीजन्स हो सकता है इटली में काम कर रहे हो, इटली के सिटीजन हो सकता है किधर काम कर रहे हो, इंडिया में काम कर रहे हो, तो इन दैट केस डबल टैक्सेशन हो सकता है लाइक दैट। तो उनको डबल टैक्सेशन से रिलीफ देना, डबल टैक्सेशन क्या देना, रिलीफ। उसके लिए दो देशों के बीच में एक ट्रीटी होती है, एक एग्रीमेंट होता है, और ऐसा इंडिया का लगभग हर देश के साथ में है। कुछ लोगों के साथ में नहीं है तो ठीक है, दैट इज फाइन, बट लगभग हर कंट्री के साथ में इंडिया का, और हर कंट्री का एक दूसरी कंट्री के साथ में एक ट्रीटी है। इसको बोलते हैं वहां पे डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट। क्या बोलते हैं इसको, डबल टैक्सेशन अवॉइड एग्रीमेंट, DTA, डटा, ठीक है। ये सीए फाइल में आपका एक चैप्टर है, 6 नंबर का फिक्स क्वेश्चन आता है, 6 नंबर का फिक्स क्वेश्चन आता है जब मैं सीए फाइल के लेक्चर स्टार्ट करता हूं। और वो बैच मेरा फास्ट ट्रैक बैच होता है। फास्ट ट्रैक का मतलब होता है कि मान लो ऑलरेडी बच्चे रेगुलर पढ़े हुए हैं, मेरे से पढ़े हुए, किसी और फैकल्टी से पढ़े हुए, उन्होंने ऑलरेडी फाइनल की कोचिंग ले रखी है। फाइनल की कोचिंग जैसे बताऊं कि सीए फाइनल का डायरेक्ट टैक्स है 270 घंटे के आसपास है, 270 से 250 घंटे का सीए फाइनल का सिलेबस है। लेकिन वही ऑलरेडी मान लो किसी ने कोचिंग कर रखी है, बहुत पहले कोचिंग करी थी, अब कुछ याद नहीं है, उसके बाद में, या फिर मान लो अटेम्प्ट लग चुके हैं, तो फिर बच्चे क्या करते हैं, फास्ट ट्रैक बैच लेते हैं। 120 घंटे, 120-25 घंटे में मैं ड्यूटी करवा देता हूँ सीए फाइनल का, ठीक है। तो उसके अंदर मैं जो पहला रेगुलर बैच के अंदर, रेगुलर बैच में तो मैं बेसिक कॉन्सेप्ट से, टैक्स रेट से वहीं से शुरू करता हूँ, क्योंकि भाई मैं ये नहीं बोलता कि भाई वो बच्चा पढ़ा है, वो हो सकता है 3 साल पहले पढ़ के आओ इंटर में, अभी उसको थोड़ी मालूम है क्या है टैक्स है, सब भूल भाल चुका है वहां पे। लेकिन जब फास्ट ट्रैक स्टार्ट करता हूँ तो मेरा पहला जो लेक्चर होता है वो होता है डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट। और 6 नंबर का फिक्स क्वेश्चन, मतलब ऐसा कोई अटेम्प्ट नहीं है, वेटेज फिक्स है उसका, आता ही आता है, जहां पे आपको रिलीफ निकालना पड़ता है। क्या निकालना पड़ता है, रिलीफ, कि कितना डबल टैक्सेशन से रिलीफ मिलेगा। ऐसे ही दे रखा होगा आपको, ये इनकम दे रखी होगी, वो इनकम दे रखी होगी, इंडिया में क्या इन्वेस्टमेंट किया है, वो सारा उधर क्या किया है, वो अलग अलग ऐसा दे रखा होगा। फिर उसके लिए आपको टैक्स रेट वगैरह ये सब मालूम होना चाहिए, ठीक है, इंडिया का जो टैक्स रेट वगैरह ये सब मालूम होना चाहिए। फिर यूएस का भी टैक्स रेट आपको क्वेश्चन में दे रखा होगा। तो ऐसे करके आप डबल टैक्सेशन से रिलीफ निकालते हो। कई बार तो ऐसा होगा कि उसके हेड में अलग अलग कंट्रीज से इनकम आया हुआ है, यूएस से भी आया हुआ है, इटली से भी आया हुआ है, यूके से भी आया हुआ है, तो अलग अलग कंट्रीज से आया हुआ है। तो उस केस में आपको वहां पे अलग अलग कंट्रीज का टैक्स रेट मालूम होना चाहिए, और फिर आपको रिलीफ निकालना पड़ता है। क्या निकालना पड़ता है, रिलीफ, क्योंकि टेक्निकली तो वो डबली टैक्स हो रहा है इनकम, तो वो डबली टैक्स होने से रिलीफ देना पड़ता है। क्या होता है, कैसे होता है, वो सीए फाइल में अभी अपना सिर्फ मेरे को मालूम है क्योंकि क्वेश्चन आएगा, तो इसलिए मैं बोल रहा हूं कि दैट इज नॉट आवर कंसर्न, वो काम हो जाएगा। अभी हम सिर्फ देख रहे हैं कि इंडिया में टैक्सेबल हो सकता है। डिड यू अंडरस्टूड और नॉट? और कौन से रूल के अकॉर्डिंग, रेसिडेंट रूल। व्हाट तो एक बात बताओ, अगर मान लो मिस्टर गुगरू रेसिडेंट है, तब तो इंडिया में क्या हो जाएगा, टैक्सेबल। तो मिस्टर गुगरू की टोटल इनकम कितनी होगी? अगर मिस्टर गुगरू रेसिडेंट तो मिस्टर गुगरू की टोटल इनकम कितनी होगी, कितना, ये 10 लाख और वो 15 लाख, कितना हो गया, 25। और मान लो गुगरू नॉन रेसिडेंट है, तो गुगरू की टोटल इनकम कितनी होगी? सुनो, नॉन रेसिडेंट है गुगरू, कितना होगा? तो नॉन रेसिडेंट, तो ये वाला तो इंडिया में टैक्सेबल होने वाला, सिर्फ वो वाला टैक्सेबल। अरे बोलो, तो घुंगरू का वहां पे इंडिया में इनकम कितना हो जाएगा, 15 लाख। नाउ यू विल सर नॉन रेसिडेंट, सर वो इंडिया में क्यों टैक्सेबल होगा? सर वो तो इंडिया में नॉन रेसिडेंट है। अरे इनकम का सोर्स किधर है, इंडिया। किधर है, इंडिया, तो वो तो टैक्सेबल होगा ही होगा। डिड यू अंडरस्टैंड नॉट? अब आपको समझ में आ गया कि अपने को रेसिडेंशियल स्टेटस क्यों पढ़ना है। इसलिए पढ़ना है ताकि फॉरेन इनकम है, व्हाट फॉर द टैक्सेबिलिटी ऑफ फॉरेन इनकम। टैक्सेबिलिटी ऑफ व्हाट,
वी शुड नो दैट पर्सन इज रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट। सबसे बड़ा रोल तो यही है इस चैप्टर का। दूसरा मैंने आपको बता दिया कि हमने कल पढ़ा था कि कुछ स्लैब रेट्स है जो सिर्फ किसके लिए है, अरे सिर्फ किसके लिए है, और रिबेट अंडर सेक्शन 87 है सिर्फ किसके लिए है। इसके अलावा मैंने आपको बोला था एक चैप्टर 6 से डिडक्शन होता है, चैप्टर 6 से डिडक्शन 80C to 80, अरे बोलो, उसमें भी कुछ कुछ डिडक्शन, कुछ कुछ बेनिफिट सिर्फ किसके लिए होगा, सिर्फ किसके लिए होगा, रेसिडेंट के लिए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? तो इनकम टैक्स में ऐसे बहुत सारी चीजें जो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए है, कुछ बेनिफिट्स भी है सिर्फ किसके लिए है, वी शुड नो कि वो रेसिडेंट का नॉन रेसिडेंट, इसलिए अपने को चैप्टर को पढ़ना है। क्लियर है ये चीज? ओके नाउ, तो जब कभी भी आप आर्टिकलशिप में जाओगे, फॉर एग्जांपल आप अजमेर में आर्टिकलशिप कर रहे हो, तो आप अजमेर में आर्टिकलशिप करोगे या जयपुर में करोगे या मुंबई में भी कोई छोटी मोटी फर्म में आप आर्टिकलशिप कर रहे हो, तो आपको एक काम बहुत मेजोरिटी में करना पड़ेगा, रिटर्न फाइलिंग का काम, इनकम टैक्स रिटर्न ITR फाइल करने का। ठीक है, उसके भी सीजन्स होते हैं, एक जुलाई का सीजन होता है, एक मार्च का सीजन भी होता है, एक दिसंबर का सीजन भी होता है। सीजन मतलब सीजन चलते हैं, और भाई साहब ITR मतलब ऐसे ही भाव खा रहा है, आता कुछ नहीं है, लेकिन आपका ही दोस्त होगा वो जो आर्टिकल्स में, अरे भाई साहब बहुत बिजी हो, ITR काम चल, नहीं नहीं मैं नहीं आ सकता, मतलब हर प्लान में अडंगा डालेगा वो, कुछ दे रहा है टिंडे वहां पे। लेकिन ऐसा होता है, तो आप भी जब आर्टिकलशिप के जाओगे तो आपका ITR का एक सीजन आएगा, आप इनकम टैक्स रिटर्न भरोगे। क्या भरोगे? इनकम टैक्स रिटर्न। तो वहां पे सबसे पहली बात, अगर मान लो कोई क्लाइंट आता है, कोई भी क्लाइंट आता है, एक तो होता है रेगुलर क्लाइंट जिसका हर साल रिटर्न पड़ता है, तो उसके बारे में आपको पूछने की जरूरत नहीं है, तो इधर ही पड़ा रहता है, ये वैशाली नगर का ठेला लगाता है, ये पोहे का, यही क्लाइंट है, ये किधर ही जाएगा, 365 दिन इधर ही पड़ा है वहां पे, अपने को मालूम, उसको पूछने की जरूरत नहीं, भाई साहब आप रेसिडेंट हो को नॉन रेसिडेंट हो, है ना, वैशाली नगर इंडिया में ही आता है और कहीं आता नहीं, उसको पूछने की जरूरत नहीं है। लेकिन मान लो कोई नया क्लाइंट आया आपके पास में और आपको दिख रहा है कि भाई इसका कोई फॉरेन से भी इनकम आ रहा है, समझ में आ रहा है मतलब ये, तो भाई आपकी ड्यूटी बनती है कि रेसिडेंट होगा नॉन रेसिडेंट। वो बोला मेरे को क्या मालूम है रेसिडेंट, मेरे को कैसे पता चलेगा, मैं आता जाता रहता हूँ दुबई US अलग अलग जाता है, लेकिन आई डोंट नो। तो आप फिर वहां पे क्या करोगे, उसका रेसिडेंशियल स्टेटस चेक करोगे। तो वो कैसे पता चलेगा आपको, उससे क्या डेटा मांगोगे आप? सबसे पहले क्या मांगे? आधार। अबे अब मोदी जी ने इतना भी एडवांस नहीं कर दिया है कि आधार लेके उसको वीजा मिल जाए वहां पे, आधार से लिंक है वीजा, नॉनसेंस। पासपोर्ट चेक करेंगे उसका। क्या चेक करेंगे? उसको बोलेंगे भाई साहब अपना पासपोर्ट ले। सब पासपोर्ट से कैसा बताएगा? पासपोर्ट में जब भी आप इमिग्रेशन करते हो तो ठप्पा लगता है, जब भी आप इंडिया से बाहर जाते हो, इंडिया में आते हो तो क्या लगता है आपका? ठप्पा। तो पूरे पासपोर्ट में होगा कि वो पूरे साल में किस दिन इंडिया से गया, किस दिन इंडिया में वापस आया, कब वापस गया, कब वापस, उसके बेसिस पे आप चेक करो कि वो इंडिया में कितना नंबर ऑफ डेज स्टे कर रहा है पूरे साल में, पूरे साल में कितना नंबर ऑफ डेज क्या कर रहा है, स्टे कर रहा है। उसके बेसिस पे आप रेसिडेंशियल स्टेटस निकालोगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? तो इसका मतलब आपको पता होना चाहिए कि रेसिडेंशियल स्टेटस निकाला कैसे जाएगा। वाई तो मैंने बता दिया, अब मैं आ रहा हूं व्हाट एंड देन हाउ पे डिस्कस कर रहा हूं। यू शुड नो कि कब कोई रेसिडेंट होगा और कब कोई नॉन रेसिडेंट होगा, बस वही लॉ अपने को पढ़ना है। ओके अच्छा, उससे पहले सिर्फ जनरल चीज पूछना चाहता हूं, डू यू थिंक सिटीजनशिप एंड रेसिडेंशियल स्टेटस दोनों सेम है? अरे क्या प्रॉब्लम क्या उसमें? सिटीजन है वो रेसिडेंट है, जो नॉन रेसिडेंट है वो नॉन सिटीजन, नहीं सॉरी, जो नॉन सिटीजन है वो नॉन रेसिडेंट है। सर देयर इज नो कनेक्शन बिटवीन सिटीजनशिप एंड रेसिडेंशियल स्टेटस। सिटीजनशिप जनरली कैसे मिलता है? बाय बर्थ। कैसे मिलता है? जैसे हम सब यहां पैदा हुए, तुम्हारा मेरे को मालूम नहीं है, मैं तो यहीं पैदा हुआ हूं, मैं इंडिया का सिटीजन हूं। है आप में से कोई नॉन इंडियन सिटीजन? है कोई पाकिस्तानी? है नहीं, सिंधी तो सारे पाकिस्तानी हैं, लेकिन ऐसे पाकिस्तानी नहीं, इंडिया है। डॉली से गुस्सा मत करो, मतलब वहां पे, ठीक है। अब आप भी इंडियन सिटीजन हो, इनफैक्ट मतलब जो पाकिस्तान से आ चुके हैं पार्टीशन के टाइम पे, सब क्या है? वो इंडियन सिटीजन। तो सिटीजनशिप आपको दो तरीके से मिलता है, एक बाय बर्थ जो हम सबके पास में है, और एक मिलता है
कुछ पॉलिटिकल रीजंस की वजह से, जैसे आपको मालूम होगा अभी अमित शाह ने एक दो कानून इंट्रोड्यूस किए थे जिसमें बोला था कि बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये 3 कंट्रीज के सताए हुए जो माइनॉरिटीज है, सताई हुई माइनॉरिटीज में अपनी यहाँ की माइनॉरिटीज नहीं, वहां की माइनॉरिटीज, वहां की माइनॉरिटीज मतलब वहां की माइनॉरिटीज में कौन आते हैं? हिंदू, सिख, क्रिश्चियंस। ये पता नहीं क्रिश्चियंस को दिया है कि नहीं दिया मेरे को नहीं मालूम है, लेकिन हिंदू, सिख, पारसी तो थे, मेरे को इतना तो मालूम है। अगर वहां पे सताए गए, उनको कोई सता रहा है और वो इंडिया में आ रहा है तो उनको इंडिया क्या मिल जाएगा? सिटीजनशिप। और राजस्थान तो आपको मालूम है उसका गढ़ है, क्योंकि बॉर्डर है यहाँ पे, बॉर्डर बेसिकली आपका लगता है सबसे ज्यादा शरणार्थी पाकिस्तान से आकर के इंडिया में रहते हैं, वो है राजस्थान है आपका। और 10-10 साल से लोग रह रहे हैं जोधपुर के अंदर, उनको सिटीजनशिप के लिए वो लोग अप्लाई कर रखा है, उनको नहीं मिला है बेसिकली, ठीक है। तो एक पॉलिटिकल रीजंस की वजह से भी कंट्री सिटीजनशिप देती है। जैसे आपने एक सिंगर का नाम सुना होगा, अदनान सामी, सुना है? तेरी ऊंची शान है मौला, तेरी अर्जी मान है मौला, मुझको भी तो लिफ्ट करा दे, थोड़ी सी तो लिफ्ट। नहीं सुना गाना ये? क्या नॉनसेंस बात। कभी तो नजर मिला, कभी तो करीब आओ। नहीं सुना? अरे अदनान सामी को नहीं जानते? वहां पे जानते हो ना अदनान सामी? वो तबले, सॉरी मतलब तबला बजाते, मतलब तबला नहीं बजाते, मतलब ऐसा तबले जैसा नहीं, सॉरी अब तो नहीं रहा है वो। अदनान सामी वेरी फेमस सिंगर, वेरी वेरी फेमस सिंगर। अरे वो मुन्नी नहीं थी क्या, बदनाम हुई थी वो, नहीं, वो पाकिस्तान गई थी, वो कौन सी मूवी थी वो? उसमें भी एक वो कवाली है ना, वो कौन सा है यार वो? बर्दो जोली मेरी मोहम्मद, लौट के ना मैं आऊंगा खाली। नहीं, अरे वहां से तो मैं आऊंगा ही ना यार, वहां कैसे जाऊंगा मैं, वहां से आऊंगा, ठीक है। वो कवाली भी अदनान सामी ने ही गाई है, वेरी फेमस सिंगर। एक टाइम में भाई वो सेंसेशन बन चुका था, यही उसका ये गाना लिफ्ट करा दे वाला है ना, बहुत फेमस हो गया था वहां पे। अरे वो भी है, महबूबा 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 महबूबा, तो सिर्फ मेरा महबूब मैं तेरी महबूबा। नहीं सुना ये गाने? तो अदनान सामी, उसको मालूम है पाकिस्तान में तो धंधा मिल नहीं रहा है वहां पे, उसको इंडिया में, बिकॉज इंडिया में बहुत शो, उसका पूरा एक ग्रुप है। मेरे भी सर जिनके अंडर मैंने आर्टिकलशिप कर रखी थी, आईसीआई के प्रेसिडेंट रह चुके हैं, उनका क्लाइंट था अदनान सामी, ठीक है। तो उनकी डॉटर की शादी थी अभी 2 साल पहले, साल भर पहले हुआ। जियो कन्वेंशन, जियो जो नया खुला है ना, जियो कन्वेंशन सेंटर, जियो वर्ल्ड ऐसा कुछ नाम है वहां पे, उसके अंदर हुई थी। तो अदनान सामी वहीं पे आ गया था। मैं भाई के पास में ऐसा, इधर स्टेज पे गा रहा है, मैं इधर इधर ऐसे मैं सेल्फी खींचो, वो ऐसे देख रहा है मेरे को वहां पे, मैं आई लाइक इट, इरिटेट करने में मजा आ रहा है वहां पे उसको। तो द पॉइंट इज बेसिकली इंडिया में उसको बहुत बिजनेस मिलता है, शादियों में शोज वगैरह बहुत करते हैं और मूवीज वगैरह में भी आते रहते हैं। अब उसको बहुत प्रॉब्लम हो रहा था पाकिस्तान से बार बार इंडिया आना, क्योंकि वीजा नहीं मिलता है, कुछ भी पॉलिटिकल इशू हो गया। भाई ने क्या कर दिया, मेरे को पाकिस्तान में सताया जा रहा है, मेरे को वहां पे टॉर्चर किया जा रहा है, मेरे को वहां पे टेररिस्ट से धमकियां आ रही है। ऐसे करके सरकार से सेटिंग कर ली, थोड़ा मोदी जी की तारीफ कर ली, मोदी जी इज वेरी ग्रेट प्राइम मिनिस्टर, अमित शाह तो महान है, ऐसे करके भाई को इंडियन सिटीजनशिप दे दिया। तो उसको बाय बर्थ इंडियन सिटीजनशिप नहीं है, बट ड्यू टू पॉलिटिकल रीजन, ड्यू टू व्हाट, पॉलिटिकल रीजन, वहां पे आपका इंडियन सिटीजनशिप मिल गया। तो सिटीजनशिप या तो बाय बर्थ होता है या पॉलिटिकल रीजन की वजह से, दूसरे जो रीजन उसकी वजह से मिलता है, लेकिन सर रेसिडेंशियल स्टेटस का कोई लेना देना नहीं है। रेसिडेंशियल स्टेटस टोटली डिपेंड इंडिया में कितने दिन स्टे कर रहा है, कितने दिन क्या कर रहा है। तो क्या ऐसा हो सकता है अ सिटीजन मे और मे नॉट बी रेसिडेंट? क्या ऐसा हो सकता है? सिटीजन रेसिडेंट भी हो सकता है और नॉन रेसिडेंट भी हो सकता है। इज इट पॉसिबल? अरे बोलो, मैं एक सिटीजन हूं, क्या मैं रेसिडेंट भी हो सकता हूं, नॉन रेसिडेंट? क्या पॉसिबल है क्या? या कोई नॉन सिटीजन इंडिया में रेसिडेंट हो सकता है? टोटली फाइन, कोई प्रॉब्लम। तो कभी भी आप है ना, क्यों कई बार ऐसे क्वेश्चन में करते हैं कि मिस्टर
जॉर्ज, ब्रिटिश सिटीजन, ठीक है मिस्टर जॉर्ज, कौन कौन कौन, ब्रिटिश, और वो इंडिया विजिट कर रहा है इतने दिन। आप पहले कुछ लोग अरे नॉन सिटीजन है, इंडिया का सिटीजन नहीं है, नॉन रेसिडेंट, ऐसा नहीं होता है, आपको चेक करना पड़ेगा पूरे साल में वो इंडिया में कितने दिन रहा। डिड यू अंडरस्टूड और नॉट? अच्छा सर, ये रेसिडेंसी स्टेटस जो है ना, ये कॉन्सेप्ट बेसिकली, ये रेसिडेंसी स्टेटस आपको चेक करना है क्योंकि उसका फॉरेन इनकम इंडिया में टैक्सेबल होगा कि नहीं होगा। तो मेरा ये क्वेश्चन है, एक बार कोई रेसिडेंट बन गया तो जिंदगी भर के लिए रेसिडेंट हो गया। जैसे एक बार सिटीजन बन गया तो जब तक सिटीजनशिप नहीं छोड़ेगा तब तो सिटीजन है। अब मुझे बताओ ऐसा क्या है कि एक बार इंडिया को रेसिडेंट बन गया तो आप जिंदगी भर क्या हो गया वो रेसिडेंट, या एक बार कोई नॉन रेसिडेंट बन गया जिंदगी भर नॉन रेसिडेंट बन गया? बोलो ऐसा कुछ है क्या? तो सर क्या हर साल का अलग अलग चेक करना पड़ेगा क्या? यस सर, अपने को रेसिडेंसी स्टेटस चेक करना पड़ेगा फॉर एवरी प्रीवियस ईयर, एवरी। तो क्या ऐसा हो सकता है कि इस साल रेसिडेंट है, अगले साल वो नॉन रेसिडेंट हो जाए? इज इट पॉसिबल? उसके अगले साल फिर से रेसिडेंट हो जाए, उसके अगले साल फिर से नॉन, इज इट पॉसिबल? टोटली फाइन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसका मतलब है कि आपको एवरी प्रीवियस ईयर के लिए रेसिडेंसी स्टेट चेक करना पड़ेगा। डिड यू अंडरस्टूड और नॉट? अब सर यहां पे आता है रेसिडेंसी स्टेटस, क्योंकि हमने अलग अलग पर्सन पढ़े थे, आपको याद होगा सेक्शन 231 के अंदर पर्सन में कौन कौन आता है? इंडिविजुअल और एचयूएफ और पार्टनरशिप फर्म और कंपनी और एओपी और बीओआर और लोकल अथॉरिटी और लास्ट में आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन। तो फिजिकल स्टे सिर्फ कौन कर सकता है? इफ आई आस्क यू फिजिकल स्टे इंडिया में करना सिर्फ कौन कर सकता है? सिर्फ कौन कर सकता है? तो स्टे इन इंडिया तो खाली आप खाली किसके लिए देखोगे? तो इसका मतलब बाकी लोगों के लिए कुछ और क्राइटेरिया होना चाहिए। अरे बोलो यार, एक फॉरेन कंपनी भी तो हो सकती है, फॉरेन कंपनी है, फॉरेन, इसका मतलब ये नहीं है कि वो नॉन रेसिडेंट हो गया, वो भी इंडिया में क्या हो सकता है? रेसिडेंट। क्या हो सकता है? लेकिन आप ऐसे बोलते सर फॉरेन कंपनी, उसका पासपोर्ट है ही नहीं अपने पास में, कैसे चेक करेंगे इंडिया में? ए फॉरेन कंपनी बोलो चलो पासपोर्ट लेकर के आओ। बोले कहां से सीए कर रहे हो तुम, कौन सा कॉलेज है तुम्हारा? सर जीसीए से कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, एग्जाम देने तो वही जाते हैं ना। ये जीसीए में आता है क्या तुम्हारा सेंटर? कहीं तो आता होगा ना जीसीए वीसीए? हाँ डीएवी में आता है, सॉरी सर डीएवी से सीए कर रहे हैं वहां पे। कुछ लोग तो बोले सर सोफियंस। ठीक है, सो द पॉइंट इज बेसिकली वहां पे आपका रेसिडेंशियल स्टेटस अलग अलग पर्सन के लिए अपने को अलग अलग क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग चेक करना पड़ेगा। तो सर हम सबसे पहले चेक करने वाले हैं रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ किसका? रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल। किसका किसका? और सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए यही है, अगर आपको एग्जाम में मैक्सिमम क्वेश्चन रेसिडेंशियल स्टेटस पे आएंगे तो इंडिविजुअल के लिए आएंगे। किसके लिए आएंगे? इंडिविजुअल। मैक्सिमम क्वेश्चन अगर इंस्टीट्यूट पूछता है रेसिडेंशियल स्टेटस, स्कोप ऑफ टोटल इनकम नहीं, रेसिडेंशियल स्टेटस के ऊपर, तो वो किसका पूछते हैं? इंडिविजुअल। किसके ऊपर? इंडिविजुअल। तो रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल, सर वो इंडिया में रेसिडेंट होगा कि नहीं होगा, ये डिपेंड करता है वो इंडिविजुअल फिजिकली इंडिया में कितना स्टे कर रहा है। फिजिकली इंडिया में कितना स्टे कर रहा है, फिजिकली इंडिया में प्रेजेंट है कि नहीं है, कितने दिन प्रेजेंट है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो सर उसके लिए है ना एक सेक्शन है, सेक्शन 61, सेक्शन व्हाट? सेक्शन 61 के अंदर दो बेसिक कंडीशन दे रखी है। कितनी बेटा? अबे शमशान घाट के मुर्दों, बोलो कितना? दो बेसिक कंडीशंस दे रखी है, दो बेसिक कंडीशंस दे रखी है। और क्या है वो बेसिक कंडीशन? सबसे पहले फर्स्ट बेसिक कंडीशन आता है, फर्स्ट बेसिक कंडीशन आता है, वो बोलता है स्टे इन इंडिया। व्हाट 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 व्हाट? स्टे इन इंडिया फॉर 182 days or more in the relevant previous year. Stay in India. What क्या करना है? क्या करना है? अबे बोलो क्या करना है? Stay in India कितना दिन?
एग्जैक्ट 182 डेज और कौन सा ईयर में? इन द व्हाट इज रेलेवेंट प्रीवियस ईयर। जिस साल का आप चेक कर रहे हो, और जैसा मैंने बोला है आपको हर साल का चेक करना पड़ेगा। हर साल की इनकम टैक्सेबिलिटी से पहले आपको क्या चेक करना पड़ेगा? रेसिडेंट है कि नॉन रेसिडेंट, रेसिडेंट है कि नॉन रेसिडेंट। इप्सिता ये जैक हटाओ, हाँ वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है। सो द पॉइंट इज बेसिकली, वैसे इप्सिता का मतलब क्या होता है? लक्ष्मी, या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्था, नमस्तस्ते 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 नमो नमः। माता जी का दिन चल रहा है, कुछ नहीं बोल, सॉरी मैं कभी सोफिया नहीं करूंगा वहां पे, ओके। ओम महालक्ष्मी नमो नमो। मत महालक्ष्मी आपकी कृपा मेरे ऊपर बनी रहे सदियों सदियों तक। इस प्रीवियस ईयर में भी, उसके अगले प्रीवियस ईयर में भी, उसके अगले प्रीवियस ईयर में भी, उसके अगले प्रीवियस, हर प्रीवियस ईयर में पूरी दुनिया से महालक्ष्मी मेरे पास में आए। चलो, ये तुमने सच में मीनिंग बताया है कि ऐसे मेरे को डराने के लिए बोला है? गूगल कर लूं वहां पे, चलो बिलीव कर लिया मैंने। सो द पॉइंट इज बेसिकली स्टे इन इंडिया फॉर 182 डेज और मोर इन द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर। सर रेलेवेंट प्रीवियस ईयर का मतलब क्या होता है? आपको क्वेश्चन में जो साल दे रखा है ना कि इस साल का आपको निकालना है, दैट इज द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर। अगर आपको बोला गया है कि प्रीवियस ईयर 22-23 के लिए, तो सर प्रीवियस ईयर 20, बेटा थोड़ा सा प्रीवियस ईयर, असेसमेंट ईयर, ये वर्ड आएंगे तो उसके लिए आपको एक लेक्चर रेफर करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है बात? मतलब वो लेक्चर रेफर करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा क्या प्रीवियस ईयर होता है, क्या असेसमेंट। प्रीवियस ईयर का मतलब यहाँ पे ये होता है कि जिस साल की इनकम के ऊपर हम टैक्स लगा रहे हैं, जिस साल की इनकम के ऊपर क्या लगा रहे हैं, जिस साल में इनकम अर्न करते हैं उसको बोलते हैं प्रीवियस ईयर। लास्ट ईयर नहीं, प्रीवियस का मतलब लास्ट ईयर नहीं, जिस साल में इनकम अर्न करते हैं वो होता है प्रीवियस ईयर, और जिस साल अगले साल में टैक्स वहां पे सरकार लेती है उसको बोलते हैं असेसमेंट ईयर। क्या बोलते हैं? असेसमेंट ईयर। तो अगर प्रीवियस ईयर 22-23 का चेक करने को बोला तो रेलेवेंट कौन सा हो गया? 22-23। सर अगर प्रीवियस ईयर बोला 23-24 का निकालो तो सर रेलेवेंट क्या हो गया? 23-24। और अपने एग्जाम के लिए कौन सा रेलेवेंट है? अपने एग्जाम के लिए कौन सा रेलेवेंट है? 24-25। 24, तो सर वहां पे आपको जनरली क्वेश्चन 24-25 के लिए आएगा। डिड यू अंडरस्टूड और नॉट? तो सर यहां पे आपको जो भी रेलेवेंट प्रीवियस ईयर है उसमें कितना दिन इंडिया में रहना चाहिए? 182 डेज और मोर। 182 डेज और मोर लिखेंगे नहीं, बस खाली समझेंगे। इधर ध्यान देना। फॉर एग्जाम्पल ऐश्वर्या है ना, कल मेरे मोहल्ले में कौन आई? ऐश्वर्या आई, ठीक है। कहां से? पुष्कर से आई, बोल रही है वहां पे। यूएसए से, उल्लासनगर सिंधी एसोसिएशन। तुम भी सिंधी हो ना? मैं यकीन नहीं करता तो कोकी ना आए मेरे लिए। ऐसा थोड़ी होता है, वो अलग बात है। मेरे भी घर पे यही बरण है। चलो इधर ध्यान दो, प्लीज पे अटेंशन। सो द पॉइंट इज बेसिकली कि यहां पे आपका ऐश्वर्या जो कि यूएस की सिटीजन है, उल्लासनगर सिंधी एसोसिएशन नहीं है, यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है, वहां की क्या है? सिटीजन। और ऐश्वर्या इंडिया आ रही है, ऐश्वर्या इंडिया आ रही है। सपोज लेते हैं एग्जांपल 1 जून 2024 को, प्लीज पे अटेंशन, इधर ध्यान देना। 1 जून 2024 को इंडिया आ रही है। इंडिया, दैट इज योर डेट ऑफ अराइवल। क्या है ये डेट ऑफ अराइवल है। डेट ऑफ अराइवल, डेट ऑफ अराइवल टू इंडिया, टू इंडिया। समझ में आ रहा है क्या? अब ऐश्वर्या 31 अगस्त तक इंडिया में ही थी। कब तक? 31 अगस्त तक ये इंडिया में ही थी और उस दिन ये चली गई। तो ये क्या हो गया? डेट ऑफ व्हाट? डेट ऑफ डिपार्चर फ्रॉम इंडिया। डेट ऑफ डिपार्चर फ्रॉम इंडिया। क्लियर है ये चीज? ऐश्वर्या फिर से आती है, ऐश्वर्या फिर से आती है 1 अक्टूबर 2024 को। ये फिर से क्या बोलेंगे इसको? डेट ऑफ अराइवल। डेट ऑफ व्हाट? अराइवल। डेट ऑफ व्हाट? अराइवल।
टू इंडिया और ऐश्वर्या को उसका अभिषेक मिल जाता है तो वापस इंडिया से जाती ही नहीं है। मतलब अभिषेक, विवेक या सलमान, जो कोई मतलब कोई एक तो मिल ही जाएगा, वहां पे मिल जाता, वापस से इंडिया से जाती ही नहीं है, इधर ही है अभी तो इस साल तो कम से कम इधर ही है। तो बताओ ऐश्वर्या का इंडिया में स्टे कितना हुआ? हाँ, हाउ मेनी डेज टोटल ऐश्वर्या का इंडिया में स्टे? कैलकुलेटर निकालो और महीने में कितने दिन होते हैं वो मालूम है ना तुमको? एक बात बता देता हूं, डे ऑफ अराइवल, डे ऑफ डिपार्चर दोनों इंडिया में माना जाता है। हम इनकम टैक्स में डे ऑफ अराइवल एज वेल एज डे ऑफ डिपार्चर, डे ऑफ अराइवल एज वेल डे ऑफ डिपार्चर, दोनों किधर माना जाता है? इंडिया। किधर माना जाता है? इंडिया। अब बताओ ऐश्वर्या का टोटल स्टे इंडिया में कितना दिन है? पहले तो आपको दिन निकालना आना चाहिए। सबसे पहले तो साल में कितने वो दिन कैलकुलेट करना है। इधर गेम ही उसका है, और एक दिन भी ऊपर नीचे हुआ लीप ईयर का खास करके ध्यान रखना। कितना? 270 पक्का? सोच समझ के वहां पे एक बार सब निकालो, वहां पे 274, 275, 270, 220, 230 जितना भी है निकालो। अबे सब लोग कैलकुलेट करेंगे बे। पहली बात तो अपना रेलेवेंट प्रीवियस ईयर क्या है? रेलेवेंट प्रीवियस ईयर, अबे बोलो यार। 2024 20, जो कहां से स्टार्ट होता है? फ्रॉम 1 अप्रैल 2024 जो कहां तक चलेगा? 31 मार्च 2025। ये अपना रेलेवेंट प्रीवियस ईयर है। तो इसके बीच में ऐश्वर्या इंडिया में कितने दिन रही? चलो मेरे को बताओ, ऐश्वर्या अप्रैल में इंडिया में, अप्रैल 2024 में इंडिया में कितना दिन थी? एक भी दिन नहीं थी। ऐश्वर्या इंडिया में मई 24 में कितना दिन थी? ऐश्वर्या क्या जून में इंडिया में आ चुकी थी क्या? कौन सी तारीख को आई है जून में? भाई प्लीज एवरीवन प्लीज पे ये डेज कैलकुलेट करना सबसे इंपॉर्टेंट है। पूरा गेम ही इसका है। एक दिन भी इधर इधर हो गया आपकी कहानी खत्म। तो सर यहां पे जून में इंडिया में ऐश्वर्या आ गई थी, कौन सी जून को? और मैंने क्या बोला? डे ऑफ अराइवल किधर माना जाएगा? डे ऑफ अराइवल किधर माना जाएगा? कोई फर्क नहीं पड़ता है कि ये 2 तारीख होने से 3 मिनट पहले ही आई है इंडिया में, पूरा दिन किधर मान लिया जाएगा? इंडिया। किधर मान लिया जाएगा? इंडिया। डिड यू अंडरस्टूड और नॉट? तो इन दैट केस क्या 1 जून को भी इंडिया में मानेंगे क्या? अरे बोलो। तो जून के महीने में ऐश्वर्या इंडिया में कितना दिन रही है? 30 दिन। क्या जुलाई में इंडिया में थी ऐश्वर्या? ये आपका कितने दिन थी? 31 डेज। कब गई वो इंडिया से वापस? 31 अगस्त। तो टेक्निकली अगस्त में भी वो इंडिया में ही थी, बोलो ना। कितने दिन? अरे लेकिन 31 अगस्त को तो चली गई ना वो। सर 31 मतलब सुनो, 30 अगस्त की रात को 12 बजे और 12:01 की उसकी फ्लाइट थी। 12:01 की फ्लाइट से वो निकल गई। तो टेक्निकली 31 अगस्त को तो इंडिया में रही ही नहीं है। कोई फर्क नहीं पड़ता है, 31 अगस्त लग चुका था। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? वो 1 मिनट भी इंडिया में मानी जाएगी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? और भले 12:01 की फ्लाइट थी, ऐसा ही तो नहीं है कि मतलब जप करके प्लेन गायब हो गया वहां पे। सर वो प्लेन उड़ा होगा इंडियन जमीन के ऊपर से, जो स्पेस है इंडियन जो एयर स्पेस उसके ऊपर उड़ते हुए इंडियन टेरिटोरियल वाटर से बाहर जाते जाते आधा पौना घंटा तो लगा होगा ना वहां पे कम से कम उसको। तो इसका मतलब, और नहीं भी लगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो इंडिया में अगर 1 मिनट भी थी 31 अगस्त को, 31 अगस्त कितने मान लिया जाएगा? इंडिया में। तो सर अगस्त के कितने दिन? कितने दिन? 31 डेज। क्या सितंबर में इंडिया में थी क्या वो? सितंबर 24 में इंडिया में थी? अरे बोलो नहीं सर, वो इंडिया में नहीं थी। नील। अक्टूबर में, अच्छा मैं ना इसको करता हूं 2 अक्टूबर, गांधी जयंती के दिन आई वो। ठीक, गांधी जयंती के दिन आई, सॉरी गांधी जयंती निपटा के आई, क्योंकि ऐश्वर्या को मालूम था कि 2 अक्टूबर को ड्राई डे होगा तो मेरे को कुछ मिलेगा नहीं उधर। तो मैं 2 अक्टूबर को भर के पी करके यहीं से मैं जाती हूँ वहाँ पे, 3 अक्टूबर को जाती हूँ वहाँ पे। अजमेर में ड्राई डे को भी चालू था, मैं वो देख रहा हूँ, मैं गया शाम को जाता हूँ मैं। अरे उसके लिए नहीं बे, नॉनसेंस। बीकानेर वाला ना, बीकानेर वाला, उसके पीछे वाली गली में ना एक चाय वाला है, ये सोनी जी को मालूम है, ठेके वाला है वहां पे। अरे ठेके के सामने चाय वाला भी है,
हाँ मालूम है मेरे को। सोचो मेरा, आप पेशेंस आप देख सकते हो वहां पे कि लोग उधर कुछ और खरीद रहे, मैं बैठ करके दो चार चाय गटका रहा हूँ, कुल्हड़ वाली चाय अच्छा है, मतलब चाय अच्छी है, उधर सामने बैठ करके सोच रहा हूँ कितना मेरा धैर्य है, कितना मेरा पेशेंस है। ऐसा ही धैर्य जीवन में तुम्हारे भी होना चाहिए। लोग भाई उधर ही पे, वो दो चार तो रेगुलर है, मैं पता नहीं कितने महीनों से आ रहा हूँ ना। एक आदमी तो भाई साहब, मैं जितनी बार भी चाय पीने के लिए गया ना, तो कल ये 2 अक्टूबर को मैं गया, तुम्हारा लेक्चर तुम्हारा 2 सेकंड से चालू है ना, तुम्हारा लेक्चर लेने के बाद मैं गया, मैं थोड़ा कलाकंद वलाकंद खाया, खांसी है फिर भी कलाकंद खाया, उधर गया और भाई साहब मैंने कहा भाई साहब एक चाय दे दो वहां पे बढ़िया। तो मैं देख रहा आज तो ठेका बंद है, लेकिन भाई साहब गेम चालू है उधर। उधर नीचे है ना वो ऐसे वो सीढ़ी है, मतलब अंडरग्राउंड, वहां पे गेट तो बंद करा, एक आदमी खड़ा है ऐसे ऐसे देने लेकर के जा रहे हैं, उधर ही पीछे जाकर के पुलिस वाले भी आ रहे हैं। मैंने कहा देश में कानून का राज चल रहा है और जबरदस्त पैसा भी दे रहा है, ले रहा है, देने वाला डर डर के दे रहा है, लेने वाला तो क्या ही बिगाड़ लेगा मेरा, चल उठा के डाल देगा अंदर, कोई बात नहीं है। देश में भाई ये सब चलता है। तो द पॉइंट इज बेसिकली ऐश्वर्या 3 अक्टूबर को इंडिया आई। कब आई? अक्टूबर 24 के महीने में ऐश्वर्या कितने दिन इंडिया में थी? हाँ पक्का पक्का सर, इंडिया में कितने दिन नहीं थी? अक्टूबर में कितना महीना होता है? महीना नहीं, कितना दिन होता है? सर चाय का असर लग रहा है, सर चाय का असर लग रहा है वहां पे। अक्टूबर में कितना दिन होता है? 30 दिन होता है। 31 के 30 31 दिन होता है। कितना दिन होता है? 31। तो अक्टूबर में ये कितने दिन इंडिया में नहीं थी? सर फर्स्ट को नहीं थी, सेकंड को भी नहीं थी। कब आई ये? 3 अक्टूबर। तो 3 अक्टूबर को इंडिया मानेंगे कि आउटसाइड इंडिया मानेंगे? तो 3 अक्टूबर से 31 अक्टूबर। सर आप वैसे तो एक सिंगल ऐसे भी डिस्काउंट नहीं, तो आप ऐसे भी कितने दिन होते हैं? 31 दिन होते हैं। और कितने दिन इंडिया में नहीं थी ये? 2 दिन माइनस कर दो, कितना बचा? 29। सर ये डेज कैलकुलेट आप प्रॉपर करोगे, बता रहा हूं मैं, 2 दिन इंडिया में, अगर आपने गलती से 3 माइनस कर दिया काम आपका खत्म हो जाएगा। तो सर ये 29 दिन इंडिया में थी, 29 डेज कहां थी ये? इंडिया में। अबे बोलो। ओके, इसके बाद में वापस गई क्या ऐश्वर्या? वापस गई क्या ऐश्वर्या? नहीं। तो इसका मतलब आजा आजा मैं हूं प्यार तेरा, अल्लाह अल्लाह इनकार तेरा, आजा आजा आजा। गया क्या ये? आया 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 आया। ठीक है। तो सर यहाँ पे 29 डेज अक्टूबर में थी। उसके बाद में नवंबर में क्या ऐश्वर्या इंडिया में ही थी क्या? नवंबर में इंडिया में ही थी। कौन ही लेके जाएगा इसको? 30 दिन। सर दिसंबर में ऐसे ऑफेंड तो नहीं होती हो ना? मेरे को फर्क भी नहीं पड़ने वाला है अगर हो भी जाओ तो। दिसंबर 2024 में कितना? 31 की पार्टी इधर ही करेगी है। जनवरी में 31, फेब में, ध्यान रखना लीप ईयर हुआ तो वहां पे आपका, क्योंकि इंस्टीट्यूट जानबूझ करके ये गेम करता है, यहाँ पे तो आपका बहुत डेज हो रहे हैं, बट वो 182 के आसपास 181 ऐसे खेल खेलेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? क्या 24-25 लीप ईयर है? मेरे को तो आज समझ में नहीं आया कि कौन सा है कौन सा नहीं है, बस वो जो होता है बच्चे बोल देते। क्या 24-25 लीप ईयर है? आई गेस 23-24 था या 22-23 था? 23-24 लीप ईयर था ना? तो ये लीप ईयर नहीं है, मतलब कितना दिन होगा? 28 दिन। सॉरी ये 25 आएगा ना यहाँ पे। फेब 25 के अंदर कितना? 28 डेज। और मार्च में भी वो इंडिया में ही थी। अरे बोलो रे, मार्च में किधर थी वो? ऐश्वर्या तो इंडिया में, तुम दोनों कहाँ हो समझ में नहीं आ रहा है वहां पे। सर मार्च में भी इंडिया में थी। कितने दिन? 31 डे। सर इसके आगे ऐसा नहीं, तुम पता चला तुम कंटिन्यू गिनते जा रहे हो 31 मार्च तक ही गिनना है वहां पे। कब तक गिनना है? 31। टोटल करो ना कितना दिन होता है वहां पे।
272 डेज इंडिया में थी। तो स्टे इन इंडिया कितना होगा? स्टे इन इंडिया, स्टे इन इंडिया इन द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर, इन प्रीवियस ईयर 24-25 कितना सर? 272 डेज। मेरे को एक बात बताओ, क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है क्या? क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है क्या? अरे यस और नो? सर यहाँ पे तो अगर एग्जैक्ट 182 डेज भी इंडिया में होती, एग्जैक्ट 182 डेज, तो भी सर कंडीशन क्या हो जाता? सेटिस्फाई। सर ऐश्वर्या वहां पे क्या हो जाएगी? रेसिडेंट। क्या हो जाएगी? ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 24-25 ऐश्वर्या क्या हो जाएगी? रेसिडेंट। क्या हो जाएगी सर? ए आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? तो क्या बोलता है? स्टे इन इंडिया, स्टे इन, अरे स्टे इन इंडिया फॉर 182 डेज और मोर, 182 डेज और मोर इन द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर, इन द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर। अगर ऐसा है ऐश्वर्या क्या हो जाएगी? रेसिडेंट। अगर ऐसा नहीं है ऐश्वर्या क्या हो जाएगी? ऐसा नहीं है, ऐश्वर्या को एक मौका और मिलेगा। अच्छा, रेसिडेंट बनना अच्छा है कि बुरा है? ये फालतू का पेट्रोटिज्म मत लाओ अपने अंदर भाई साहब। रेसिडेंट बनना बिल्कुल अच्छा नहीं है। आई नो मैनी पीपल, इनफैक्ट मैं ही बोलता हूँ, मैं नहीं बोलता हूँ उनको, वहाँ पे ऐसे कुछ बड़े बिजनेसमैन है जो मेरे क्लाइंट्स हैं वहाँ पे, वो लोग हर साल, बड़े बड़े बिजनेसमैन है ना भाई साहब, आप जितने है उनको सबको देखना, किसी का दुबई में घर होगा, किसी का लंदन में घर होगा, और वो पर्टिकुलर टाइम जानबूझ करके इंडिया से बाहर जाते हैं, जानबूझ करके, ठीक है, जानबूझ के अपने खुद भी जाते हैं, फैमिली के लोगों को भी लेकर के जाते हैं। सिर्फ घूमने का नहीं होता है सर, उनका टैक्स को भी प्लानिंग करते हैं वो लोग, टैक्स की प्लानिंग करते हैं। बहुत सारे बड़े बिजनेसमैन हैं जो अपना बाहर घर बनवा देते हैं, ठीक है, अच्छा बाहर घर बनवा देते हैं। बहुत सारी ऐसी कंट्री जैसे लंदन हो गया, तो लंदन में आप एक पर्टिकुलर अमाउंट इन्वेस्ट करो तो वो आपको वहां पे बहुत सारी फैसिलिटी दे, सिटीजनशिप भी देता है। हालांकि इंडिया में ड्यूल सिटीजनशिप अलाउड नहीं है, तो वो सिटीजनशिप कुछ लोग छोड़ देते हैं इंडिया की, कुछ लोग नहीं छोड़ते हैं, ठीक है। तो सर यहाँ पे कोई देशभक्ति की बात नहीं है रेसिडेंट होने में। लोग जान, अच्छा क्या होगा रेसिडेंट होने से? होगा क्या, मेरे को ये बताओ ना। नहीं, कौन सी इनकम के ऊपर टैक्स लग जाएगा? सर इंडियन इनकम तो चाहे आप रेसिडेंट हो या नॉन रेसिडेंट, कोई फर्क पड़ता नहीं है, टैक्स लगना ही लगना। अरे हाँ क्या ना। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जिनका आउट ऑफ इंडिया भी इनकम है, आउट ऑफ इंडिया भी क्या है? इनकम। और इंडिया में अगर वो रेसिडेंट से क्या हो जाएगा उसके ऊपर? टैक्स। तो वो लोग क्या करते हैं मालूम है? इंडिया से एक पर्टिकुलर टाइम बाहर निकल जाते हैं, और एक पर्टिकुलर टाइम आउटसाइड इंडिया ही रहते हैं वो लोग, या बीच बीच में जाते रहेंगे ऐसे करके प्रॉपर कैलकुलेशन करते हैं। इनफैक्ट वो छोड़ो ना, मैं आपको बताता हूं, क्या आपकी फैमिली में, आपके रिलेटिव में कोई नेवी में, मर्चेंट नेवी में, जानते हो आपको ऐसा मर्चेंट नेवी, मर्चेंट है कोई आपकी फैमिली में, जान पहचान वालों में? सर वो लोग का आपको मालूम है 6 महीना शिप पे रहता है और 6 महीना वो आकर के रहते हैं। सर वो लोग भी डेट टू डेट काम करते हैं, डेट टू डेट। सर वो एक दिन भी इंडिया में एक्स्ट्रा नहीं रहेंगे, उनको मालूम है अगर हम इंडिया में रह गए हमारी क्या लग जाएगी? लंका। क्योंकि उनको मालूम है भाई, उनको सब, वो तो इतना तैयार होशियार लोग होते हैं ना, उनको मालूम है कि भाई पहले उनको बता दिया कि भाई ऐसे ऐसे, सीनियर्स भी बताते हैं देखिए ऐसा करने का, ऐसे, तो पहले ही शिप छोड़ के आप शिप पे चले जाओ। भले शिप इंडिया से जा नहीं रहा, उसका मैं बताऊंगा, एक कॉन्सेप्ट है, शिप इंडिया से नहीं जा रहा है फिर भी वो अपना घर छोड़ के चले जाते हैं, मतलब शिप पे चले जाते हैं। देयर इज अ कॉन्सेप्ट, उनके लिए एक बेनिफिशियल प्रोविजन है, आई विल टेल यू दैट, ठीक है। तो सर यहाँ पे आपका आता है कि अगर इंडिया में कोई भी एग्जैक्ट 180 डेज है उससे ज्यादा, क्या हो जाएगा? रेसिडेंट। क्या हो जाएगा? रेसिडेंट। तो ये आपको समझ में आ गया। लेकिन अगर लेस देन 182 डेज है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो नॉन रेसिडेंट हो जाएगा। देयर इज वन मोर कंडीशन, और वो कंडीशन क्या बोलता है? व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय और? मतलब आपको क्या ये और वो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करना है, या एनी ऑफ द टू? दोनों में से कोई भी, अगर एक भी सेटिस्फाई हो गया ना, आप क्या बन जाओगे? रेसिडेंट। तो सर ये जो आपका सेकंड कंडीशन है, इसमें 2 पार्ट है। कितने पार्ट है इसमें? अरे बोलो बे,
अबे तुमको पार्टिसिपेट करना है, कितने पार्ट है? दो पार्ट है, इधर ध्यान देना। क्या बोलता है? स्टे इन इंडिया, स्टे इन इंडिया, स्टे इन इंडिया फॉर 60 days or more, 60 days or more in the relevant previous year, in the what? Relevant previous year. What nonsense sir, ये तो धोखाधड़ी है हमारे साथ में। अभी तो आप बोल लो कि मिनिमम 182 डेज होना चाहिए, अभी बोल दो कोई बात नहीं है 60 दिन में भी तेरा काम हो जाएगा। नहीं सर, सिर्फ 60 दिन नहीं है इसमें सर। मैंने बोला कितने पार्ट है? दो पार्ट। कितने पार्ट है? दो। बीच में लिखा हुआ है ए एंड डी। व्हाट डू यू से बाय दैट? कि सर ये जो सेकंड कंडीशन है ना, इसका दो पार्ट है। कितना पार्ट है? दो। एंड दोनों क्या होना चाहिए? सेटिस्फाई। दोनों क्या होना चाहिए? सेटिस्फाई। और दूसरा क्या बोलता है? दूसरा क्या बोलता है? स्टे इन इंडिया, स्टे इन इंडिया, स्टे इन इंडिया फॉर 365 days, 365 days or more in four immediately preceding previous years. For immediately preceding मतलब वो जो रेलेवेंट प्रीवियस है उसको नहीं चेक करना है, उसको चेक करने की जरूरत, उसको इग्नोर करो। उसके पहले के 4 साल, उसके पहले के 4, उसके पहले कितने साल? 4। मैंने पहला फर्स्ट पार्ट क्या बोला? स्टे इन इंडिया, स्टे इन, अरे बोलो यार ये है ना। मैं आपके सामने दवाई ले लेके काम चला रहा। अजीमाइथ्रोसिन, अजीमाइथ्रोसिन किसके लिए ली जाती मालूम है आपको? AG 500 500 mg की गोली होती है, किसके लिए ली जाती मालूम है आपको? किसके लिए? सिर्फ इसके लिए ली जाती है। और मैं, आप बिलीव नहीं करोगे, इस टीचिंग के चक्कर में मैं महीने में कम से कम 20 गोलियां खाता हूं। डॉक्टर ने बोला भाई साहब क्या चाहते क्या हो आप? और बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के, कोई प्रिस्क्रिप्शन, 2 बार गले का ऑपरेशन हो रखा है मेरा, बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के मैं महीने में कम से कम 20 से 25 गोलियां खाता हूं। घर पे भी किसी को नहीं बता रखा है, बस खाया लेक्चर लिया, खाया लेक्चर लिया, वो खाता रहता हूं मैं, ताकि भाई गला मेरा चलता रहे। ठीक है, तो ये क्यों कर रहा हूं आपको समझ में आ गया। मैं भी ढीला ढाला इधर बैठ करके स्टे इन इंडिया फॉर 182 days और मोर। ओके, स्टे इन इंडिया अगर हो गया तो मैं ठीक है, नहीं हो गया तो ठीक है, चल ये भाड़ में जा, चल मेरा हो गया, चल। मैं भी ऐसा कर सकता हूं, ये शक्तियां मेरे अंदर भी है, सिर्फ मैं इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं। बिकॉज टीचिंग इज प्योरली अ पैशन फॉर मी, जुनून है मेरे लिए, पागलपन है सर। कॉर्पोरेट का जॉब छोड़ करके आज से मतलब 2011 में कॉर्पोरेट का बढ़िया निटको टाइल्स, आपको नाम बोर्ड भी दिख जाएगा, निटको टाइल्स लिस्टेड कंपनी है, इट इज अ लिस्टेड कंपनी। उसके मेरे जो बॉस थे DGM, डेप्यूटी जनरल मैनेजर, आपके अजमेर के ही थे, अनुज जैन, CA अनुज जैन। किसी के रिश्तेदार तो नहीं लगते? है कोई अनुज जैन? बॉम्बे में रहते हैं, बोरीवली में रहते हैं, DGM है, जानते हो आप? हाँ, काफी पुराने CA, मतलब थोड़ा टाइम हो गया वहां पे, लगभग आप लोगों की एज की उनकी डॉटर होगी, मतलब ये अनुज जैन वहां पे है, वो मेरे DGM थे। और जनरल DGM डेप्यूटी जनरल मैनेजर, निटको टाइल्स लिमिटेड, आपने नाम सुना होगा, इंडिया की जो टॉप 4 टाइल्स की कंपनी है, टाइल्स एंड मार्बल, मेजरली टाइल्स के अंदर, उसमें आती है निटको टाइल्स। इट इज अ लिस्टेड कंपनी। ठीक है, उनके भी मालिक थे, वो पाकिस्तान से आए थे, प्राणनाथ तलवार, उनका बेटा विवेक तलवार। विवेक तलवार कंपनी के MD थे, उनकी लड़की थी संजना तलवार, लड़का यश तलवार। तो उस कंपनी को मैंने ज्वाइन किया था एज अ मैनेजर टैक्सेशन। सिर्फ इनकम टैक्स का काम देखता था, और इनकम टैक्स में रिटर्न चिंदी भरने का काम नहीं किया है मैंने। मेरा भी रिटर्न आज तक मैंने नहीं भरा है, मेरा रिटर्न मैंने आज तक भरा ही नहीं है। मेरा फ्रेंड भरता है CA, वो भी भर देता है, मैंने कर दे, 2-4 बार खराब भी कर चुका है, मैंने कोई बात नहीं है, चल ठीक है, दोस्ती में वैसे भी फीस तो ले नहीं रहा है, तो खराब ही कर दो, और तो क्या होगा वहां पे। तो वहां पे मैं काम जो करता था ना, वो सिर्फ डिपार्टमेंट का काम करता था। इनकम टैक्स की रेड्स वगैरह होती है, ठीक है, रेड मूवी भी बनी हुई है अजय देवगन की, रेड 2 भी आ रही है, ठीक है।
वो रेड मूवी में कैसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाले आते हैं, सर्च करते हैं, सीज करके लेके जाते हैं, उसके बाद में एक प्रोसीडिंग होती है जो चार्टर्ड अकाउंटेंट का काम होता है, डिपार्टमेंट को बताना कि जो आप कुछ आप पकड़ के ले गए आपको 2 नंबर का लग रहा है, ये 1 नंबर का है। ये सीए का काम होता है बताना। लिटिगेशंस सारा काम यही करता था। उस कंपनी का रिकॉर्ड था, हर 7 साल में रेड पड़ती थी। अच्छा, मिनिमम यही होता है, अगर एक बार रेड पड़ गई तो अगले 7 साल तक रेड नहीं पड़ेगी, ये फिक्स है। क्योंकि उसमें क्या होता है, आज अगर रेड पड़ी है ना, ये मैकेनिज्म एक बार मतलब जस्ट बता रहा हूं मैं आपको, आज अगर रेड पड़ी है ना तो सिर्फ इस साल की फाइल नहीं खुलेगी, पिछले 7 साल की फाइल खुलेगी। बीच में आया था पिछले 10 साल की फाइल खोलते थे, पिछले लास्ट 10 इयर्स में तुमने क्या कांड किए वो पूरा खोल देते इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाले। कितना ब्लैक मनी इकट्ठा किया सब खोल लेते हैं। और उसके ऊपर टैक्स भरना पड़ता है, 60% टैक्स रेट है, प्लस 25% कंपल्सरी सरचार्ज है, प्लस 4% एचईसी है, इफेक्टिव रेट 78% टैक्स भरना पड़ता है आपको। इफेक्टिव रेट कितना? 78। अगर आपके यहाँ पे 100 करोड़ पकड़े गए तो 78 करोड़ सरकार लेकर के जाएगी। इसके साथ में पेनल्टी अलग लगेगा 10%, इसके साथ में रहना खाना फ्री और अलग होगा अजमेर सेंट्रल जेल के अंदर। तो ये वहां पे अगर वो 2 नंबर का साबित हो गया तो सीए का क्या काम है इसमें? उसको बोलना कि 2 नंबर नहीं है भाई साहब, क्या है ये भाई, क्लाइंट का ये पैसा बचाने का काम किसका है? सीए का काम है, पेनल्टी बचाने का, उसको जेल जाने से बचाने का। तो ये प्रूव करना है, ये सारा काम मैं करता था निटको टाइल्स लिमिटेड के लिए। और क्योंकि मेरे को वही था काम, तो ये मेरा पैशन था, वो भी इनकम टैक्स रिलेटेड। लेकिन भाई साहब मैं बोर हो गया कॉर्पोरेट जिंदगी से, 9 बजे जाओ, वो अंगूठा चिपकाओ वहां पे। फिर उसके बाद मैं तो मतलब तुम्हारे जैसी हालत है, सुबह के 3 घंटे तो अपने मतलब नशे में उठते थे, जैसे अफीम खा करके आया हूँ। 12 बजे तक तो समझ में हो ही नहीं, हो क्या रहा है। हाँ आगे, अरे वो अमित सर वो फाइन, हाँ कौन है तू था यहाँ? स्टूडेंट लाइफ ऐसी होती है भाई, 3 बजे तक तो हम घूम रहे हैं, रेलवे स्टेशन पे बैठे हुए 3 बजे तक तो रात को। मूवी देखने के बाद में ट्रेन बंद थी, क्या करें, चलो 3:26 की पहली ट्रेन पकड़ेंगे, उधर ही बैठ गए वहां पे, उधर ही टिंडे दे रहे हैं वहां पे। तो ऐसे जब आप सुबह 9 बजे ऑफिस जाना है वहां पे, तो करे क्या, ऐसा ही था। मेरा काम चालू होता था शाम को 5 बजे। 5 बजे जब सब लोग जाने होते थे मैं काम शुरू करता, तब मैं लोगों को रोकता, रुक जा कहीं नहीं जाएगा। और फिर बढ़िया ऑफिस में पिज्जा मंगाते थे, ये करते थे, पार्टी। और ये सर लेट नाइट वर्किंग ना एक्चुअली मतलब ये चीजें थोड़ा सा मतलब कंपनी बिगड़ती थी। उनके साथ में आपने एक ब्लेड कंपनी का नाम सुना होगा, टोपाज करके एक ब्लेड आती है, टोपाज बहुत फेमस ब्लेड थी वो उनके ससुराल वाले थे, तलवार फैमिली, विवेक तलवार के ससुराल वाले, संजना के मामा जी, मतलब बेसिकली वहां पे। ये कलकत्ता बेस्ड कंपनी है, पूरी फैमिली लंदन में रहती है, लेकिन वो टोपाज कंपनी अपने एम्प्लॉयज के, उनका भी टैक्स का काम मैं ही करता था। संजना के लिए कुछ भी कर सकता था, ठीक है, लेकिन वही था मतलब हर मतलब था कि बस ये पड़ जाए, शादी कर लो, साला तो यश है, इसको तो मतलब कुछ यश मिलेगा नहीं, इसको लात मार के निकाल लूंगा वहां पे। एकदम मतलब वो वाला कौन सा एनिमल वाला सीन, मतलब ये जीजा आकर के बैठ जाएगा, साला मतलब वो बात बैठ ही नहीं पाई। तो मेरे को क्योंकि टीचिंग में हमेशा इसी में जुनून था, सीए फाइनल का बैच मेरे को मिल गया। मेरे बॉस थे अनुज जैन, आज तक भी वो मुझे ढूंढ रहे, मैं उनको मिला ही नहीं। मतलब अभी वो गणपति अब इतने साल बाद में अभी वो गणपति पंडाल में मिले थे मेरे को, ऐसे दर्शन करने के लिए आए थे, वो मेरी साइड में रहते, मैं इधर छुप रहा हूँ, घड़ेल लोटा मैं देख ले। तो उस आदमी को मैंने इन्फॉर्म भी नहीं किया, इन्फॉर्म मतलब फोन बंद कर दिया, नंबर चेंज कर दिया, सब कुछ कर दिया, महीने की सैलरी उठा ली। उस आदमी ने मेरे लिए सब कुछ किया, सब कुछ, मतलब आप बिलीव नहीं कर सकते थे। मैंने बोला मैं सैलरी नहीं लूंगा, सैलरी लूंगा तो टीडीएस कटेगा, सर इसको स्टाइपेंड दिखाओ। मेरे को 50,000 का स्टाइपेंड मिलता था बिना टीडीएस कटे उस टाइम पे, उस टाइम 50,000 का बिना टीडीएस कटे स्टाइपेंड थी वो सैलरी। लेकिन एचआर से झगड़ा करके क्योंकि अनुज सर को बोला मेरे को अमित चाहिए, उनको मालूम नहीं था अमित क्या करने वाला है। साल भर काम किया, फोन नहीं उठाया, फोन तो उठा चलो फोन ही बंद करके मैं गायब हो गया। मैं वही कॉर्पोरेट में काम ही नहीं करता, 1 साल किया, इज्जत से किया, बहुत बढ़िया काम किया, तलवार फैमिली के एकदम क्लोज आ गया था। थोड़ा और रिश्ते अगर माप प्रगाढ़ हो जाते तो शायद निटो टाइल्स का एमडी में वहां पे मेरा नाम दिखता, वहां पे तुमको, वहां पे तलवार साहब दुनिया से थोड़ा सा मतलब ऐसे ड्रामा होता वहां पे, गेम ऑफ थ्रोन्स के जैसे, मतलब ऐसे काट छाट हो रही है वो ठीक है। वो अपने टीचिंग वाज द पैशन।
आज भी अनु से बाद में वो मतलब अरे यार वो अमित पता नहीं किधर चला गया, मेरी सीएफओ ने भाई साहब अनु सर की वाट लगा दी वहां पे, कैसा आदमी लेकर के आया तो इस बार मैंने ऐसे हल्का दिखा ये अमित ही है क्या, मैंने ऐसे साइड धीरे धीरे वहां पे हो गया। जॉब छोड़ के मैं क्यों उस तो ये जॉब छोड़ करके यहाँ पे मैं आया हूँ। इट इज टोटली पैशन फॉर मी। पैसा मेरे को उधर शायद ज्यादा मिलता, बहुत मिलता नहीं, इधर भी थोड़ा बहुत कमा लेते हैं, दाल रोटी चले, जितना कड़ी कचौरी मिल जाए उतना कमा लेते हैं वहाँ पे, ज़्यादा नहीं है। तो ये सिचुएशन है। मेरा सिर्फ एक ही मकसद है। बच्चे पूछते हैं सर आपकी एनर्जी का राज क्या है, मैं कहा मेरी एनर्जी का राज ये है, इधर से लेता हूँ इधर ही देता हूँ। आई एम लाइक क्लाउड, बादलों की तरह हूँ। टैक्स भी ऐसा ही है ना। एक कवि है कालिदास करके, महाकवि हुए हैं, उन्होंने अपनी एक पोएम लिखी है, बहुत फेमस पोएट्री है, मेघदूत। उसमें उन्होंने बोला है टैक्स, व्हाट इज टैक्स, टैक्स को डिफाइन किया है। टैक्स इज लाइक क्लाउड, मतलब गवर्नमेंट क्लाउड की तरह, बादलों की तरह है। जमीन से पानी लेती है, जमीन को ही पानी देती है। टैक्स भी ऐसा ही है, सरकार आपसे वसूलती है, आपके ऊपर ही वापस खर्च करती है। मेरा भी यही है, इधर से एनर्जी लेता हूं, इधर को ही वापस देता हूं, कोई और कुछ नहीं है मतलब। तो अगर आप पार्टिसिपेट नहीं करोगे ना, सच में मैं डिसइंटरेस्टेड तो नहीं होऊंगा, मैं तो ऐसा नहीं करने वाला हूं, बैठ गया इधर टिंडे देके, मेरे से तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि मेरा मन नहीं मानेगा। नहीं मानेगा मतलब नहीं मानेगा। लेकिन सिंपल सी बात है फिर ये है कि भाई कहीं ना कहीं मतलब वो बिना दिल के फिर आपको भी वो चीज मिलेगी। समझ में आ रहा है ना। मतलब एक तरफा प्यार कभी भी मतलब ताकत तो होती है। मेरा एक तरफा, आई नो दैट यू डोंट लव मी, आई लव यू, तो एक तरफा प्यार तो है, बट एक तरफा प्यार का बेसिकली कहीं ना कहीं एक टाइम बाद में वो पॉइंट पे आता है कि सारा कितना ही इनके लिए कर लो यार, क्या ही फर्क पड़ जाता है। सो व्हाट आई एक्सपेक्ट फ्रॉम यू, आप पार्टिसिपेट करो, दैट्स इट। मानो भाई कुछ ढीठ लोग हैं, देयर सम ढीठ पीपल, उन लोगों को बोलने से फर्क नहीं, जा रे ऐसे कई आए कई गए तेरे ऐसे, मालूम है हमको। तो ठीक है, वो ढीठ लोगों को फिर मेरा भी फिर उसी तरीके से वहां पे उनको मिलेगा, सीधी सी बात है। तो सर पॉइंट ये है कि यहाँ पे जो सेकंड कंडीशन का पहला पार्ट है वो क्या बोलता है, स्टे इन इंडिया, स्टे इन इंडिया, लेकिन कितना दिन और कौन से ईयर में, कौन से ईयर में। तो अगर आप 24-25 का देख रहे हो तो आपके लिए रेलेवेंट प्रोविजन कौन सा होगा, 24-25 में कितने दिन इंडिया में रहना जरूरी है, कितना कितना। लेकिन सिर्फ इतने से काम चलने वाला नहीं है, बीच में क्या लगाओ, AND, मतलब आपको सेकंड कंडीशन भी, सेकंड पार्ट भी चेक करना पड़ेगा। और वो क्या बोलता है, स्टे इन फॉर, और कौन सा, इन फॉर इमीडिएटली प्रीसीडिंग प्रीवियस। मेरे को ईयर्स में बताओ ना, मान लो आपका रेलेवेंट प्रीवियस ईयर 24-25 है, रेलेवेंट प्रीवियस क्या है 24-25, तो कौन से ईयर में 60 दिन देखना है, कौन से ईयर्स में 365 डेज देखना है, बोलो ईयर के हिसाब से बोलो। पहले 60 दिन कौन से ईयर में देखना है मेरे को, 24, और 365 डेज कौन से ईयर्स में देखना है मेरे को, 23, 24, 22, 23, 21, 22, 21। रेलेवेंट को छोड़ दो, रेलेवेंट को छोड़, उसके इमीडिएटली सर, इमीडिएटली बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रीसीडिंग बोल दिया ना अगर, तो सर एनी प्रीसीडिंग आप ले लोगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट। बट लॉ क्या बोल रहा है, क्या देखना है आपको, इमीडिएटली प्रीसीडिंग 4 ईयर। और ये प्रीसीडिंग कौन से ईयर के प्रीसीडिंग देखना आपको, जो रेलेवेंट प्रीवियस ईयर है ना, उसके पहले के 4 प्रीवियस ईयर, पहले के, सी एवरी प्रीवियस ईयर इज अ प्रीवियस ईयर, हाँ क्या ना। तो जो रेलेवेंट प्रीवियस ईयर आपका 24-25, उसके पहले के 4 साल, फिर से बोलो कौन कौन सा, 23, 24, 22, 23, 21, 22, 20, 21। डिड यू अंडरस्टूड और नॉट। उसमें टोटल, अच्छा हर साल में 365 होना चाहिए कि एग्रीगेट बोल रहा है ये, सर हर साल में 365, क्या मजाक थोड़ी हो रहा है यहाँ पे। एग्रीगेट चारों साल का मिला करके कितना स्टे हो रहा है इंडिया में, 365 एग्जैक्ट चलेगा या उससे मोर। डिड यू अंडरस्टूड और नॉट। एक ये अभी एग्जांपल लिया था, क्या इस एग्जांपल में कोई कंफ्यूजन है क्या।
मैं आपको 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, पहले इस एग्जाम को फिर से एक बार देख लो, अच्छे से पढ़ो, डेट ऑफ अराइवल, डे फॉर, सब अच्छे से पढ़ो, एक बार अच्छे से पढ़ो और मैं डेट बताओ जल्दी से, विदाउट वेस्टिंग टाइम, जल्दी से पढ़ो, एक बार देखो। और इसमें कोई प्रॉब्लम है क्या, इसमें कोई डाउट है क्या, वो मेरे को बताओ। और जो हमने इसके बाद में ये डेज काउंट किए, डेज काउंट किए, स्टे इन इंडिया काउंट किया, क्या इसमें किसी तरह की कोई समस्या है? अरे बोलो। चलो मैं इधर एक छोटा सा चेंज कर रहा हूं। भाई साहब इधर ध्यान देंगे, मैंने क्या लिखा था, 1 जून 24 को ऐश्वर्या इंडिया आई थी कि इंडिया से गई थी? इंडिया। अब मैं कर रहा हूं इसको डेट ऑफ डिपार्चर। तो एक बार डिपार्चर हो गया तो वापस इंडिया में आना पड़ेगा, ये क्या होगा, डेट ऑफ अराइवल। और अभी इंडिया आई है तो वापस इंडिया से जाएगी, डेट ऑफ डिपार्चर। देखो एक बात तो तय है, जिस दिन इंडिया आ रही है वो भी इंडिया में है, जिस दिन इंडिया से जा रही है वो भी इंडिया में। क्या मेरे ये चेंज करने से कुछ फर्क पड़ने वाला है या कुछ फर्क नहीं पड़ेगा? तो क्या फर्क पड़ेगा वो जरा बताना मेरे को। सिर्फ 1 जून 24 को इंडिया से गई, 1 जून 24 को इंडिया से, इसका मतलब क्या होता है, अप्रैल में वो इंडिया में ही थी, मई में भी, और जून का एक दिन। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ऐश्वर्या अप्रैल में इंडिया में कितने दिन रही जरा बताना मेरे को। 30 डेज। ओके सर, मई में 31 डेज। प्लीज पे अटेंशन, रिक्वेस्ट कर रहा हूं आपसे, पूरा ध्यान इधर दो, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। ओके, और 6 नंबर आपकी झोली में ऐसे आ जाएंगे वहां पे। सर जून में क्या ऐश्वर्या इंडिया में थी? सर डे ऑफ डिपार्चर ध्यान रखना है, वो किसे माना जाता है? इंडिया। किसे माना जाता है? तो सर एक दिन इंडिया में थी जून में। सर जुलाई में इंडिया में नहीं थी। सर अगस्त में इंडिया में थी। कितने दिन? सर एक दिन। क्यों? क्योंकि 31 अगस्त को इंडिया वापस आई, हाँ क्या ना? तो वो एक दिन इंडिया में थी, एक दिन इंडिया में थी, 1 डे इंडिया में थी। क्या सितंबर में इंडिया में थी? सर पूरे 30 दिन, हाँ क्या ना? क्या अक्टूबर में इंडिया में थी? हाउ मेनी डेज? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, 3 दिन इंडिया में थी। उसके बाद में क्या वो इंडिया में थी? सर वो इंडिया से गई। ठीक है, तो इन दैट केस नील 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 नील। मेरे को बताओ ना, स्टे इन इंडिया कितना हो रहा है? 30 डेज, 31 डेज, 1 डे, 1 डे, 30 डेज एंड 3 डेज, कितना होता है? 96 डेज ऐश्वर्या इंडिया में थी। क्या यहां तक किसी को कंफ्यूजन है? 1% भी कंफ्यूजन है तो बोलो मेरे को कि कैसे आया, क्यों हुआ, क्या हुआ। एकदम क्लियरिटी है सबको? बोलो। अच्छा आप एक कंडीशन पे आओ, ये तो आपने स्टे इन इंडिया, दैट इज एनालिसिस। इसका आंसर कैसे लिखने का जब क्वेश्चन आएगा ना, ठीक है, फाइंड आउट रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ मिस ऐश्वर्या, तो इन दैट केस वहां पे आपको सबसे पहले प्रोविजन लिखना पड़ेगा। सी थियोरेटिकल क्वेश्चन आपको पूरे इनकम टैक्स में 2 ही चैप्टर से आ सकते हैं, एक तो ये चैप्टर है और एक हम पढ़ेंगे रिटर्न फाइलिंग वाला चैप्टर, लास्ट में पढ़ेंगे रिटर्न फाइलिंग ऑफ इनकम। उसमें से थ्योरी क्वेश्चन आते हैं। उसमें कौन से क्वेश्चन आते हैं? थ्योरी। तो जब थ्योरी क्वेश्चन आता है तो आपको मैं लिखने का तरीका बताऊंगा, एंड ट्रस्ट मी, अगर आपने वैसे लिखा ना, आपका आधा मार्क्स भी नहीं कटेगा। आ गया? धन्यवाद मंडल, आप आभारी है। तो आधा मार्क्स भी नहीं कटेगा, आधा मार्क्स भी नहीं कटेगा, एंड वो मैं आपको बताऊंगा। मैं नहीं बोल रहा हूं, ऐसा नहीं कि अपनी अपनी कर किए जा रहा है वहां पे।
आपको मैं सर्टिफाइड कॉपीज दूंगा उन लोगों के जिनको पूरे में से पूरे नंबर मिले। उन्होंने वही लैंग्वेज लिखी है जो मैं आपको लिखवाऊंगा, आप मैच कर सकते हो बेसिकली, ठीक है, मैच कर सकते हो कि सर की लैंग्वेज में लिखा है क्या इसने, या इसकी लैंग्वेज में सर पढ़ा रहे हैं क्या। ऑब्वियसली मेरी लैंग्वेज में तो मतलब उसकी लैंग्वेज में मैं नहीं लिख पढ़ा रहा हूँ वहाँ पे, मैंने जो पढ़ाया था वो लैंग्वेज में लिख करके आया, लिख करके आई, उसको पूरे मार्क्स मिले हैं, पूरे, आधा नंबर नहीं कटा। तो ऐसे क्वेश्चन का आंसर किस तरीके से करना होता है, सबसे पहले आपको लिखना पड़ता है प्रोविजन। क्या लिखना पड़ता है, हेडिंग डाल के प्रोविजन, एज पर सेक्शन 61 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट, लाइक दैट। और उसमें बताऊंगा कहाँ अंडरलाइन करना है। कल मैंने आपको बताया था कि एग्जामिनर का फोकस क्या रहता है वहां पे, कल मैंने आपको बताया था एग्जामिनर भाई वो एकदम रेस का घोड़ा है, इधर वो है ना घोड़े के यहाँ, मालूम है घोड़े के यहाँ पे वो बांधा रहता है, बोलते क्या हो मेरे को मालूम नहीं, लेकिन घोड़े का आपने बहुत बार देखा, वो तो ऐसे वो बांधा रहता है। क्यों मालूम है, घोड़े का एक टेक्निकल बोलो एक प्रॉब्लम है, बेसिक प्रॉब्लम है, घोड़े के यहाँ पे कभी घोड़ा सीधा नहीं दौड़ सकता, आप नोटिस करना वहां पे, अगर घोड़े के यहाँ पे नहीं बांधा, इसीलिए इनफैक्ट वो जो रेस कोर्सेज में अंदर होता है ना वो भी आपका सर्कल में होता है। बेसिकली घोड़े की आदत है, घोड़ा ऐसे ही दौड़ेगा, ऐसे ही दौड़ेगा, ऐसे ही दौड़ेगा, ऐसे ही दौड़ेगा, इसलिए उसको फोकस करने के लिए ऐसे बांधा जाता है बेसिकली, ताकि घोड़ा सीधा दौड़े। तो जो एग्जामिनर है ना, कॉपी चेकर है, वो भी रेस का घोड़ा है, वो घोड़ा है या घोड़ी है जो भी है, मतलब बेसिकली उसके सामने जो चीजें दे रखी है ना उसको एज इट इज वही कॉपी चेक करेगा, वही करना है, कुछ और करना ही नहीं, बता चुका हूं मैं आपको। तो आपको भी उसको बेवकूफ बनाना है, ठीक है, अंडरलाइन करके जो चीज आपको पढ़ानी वही करना है, वो काम तो मैं आपको बताऊंगा। तो सर यहाँ पे आप हमेशा क्या करो, दैट इज द एनालिसिस पार्ट, वो प्रोविजन आपको लिखना है, एज पर सेक्शन 61 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट, दिस इज द कंडीशन लिखोगे वहां पे, फिर नीचे आप करोगे एनालिसिस। क्या करोगे आप, एनालिसिस में आप नंबर ऑफ डेज कंप्यूट करोगे, कितना दिन वो इंडिया में रहा है या रही है, और लास्ट में आपको एडिंग डालना है कंक्लूजन। क्या डालना है, कंक्लूजन, उसमें लिखो कि वो रेसिडेंट के नॉन रेसिडेंट कंडीशन सेटिस्फाई, ये इस तरीके से। ऐश्वर्या नहीं लिखना है, मैं लिखवाऊंगा ना आंसर। तो अभी यहां पे 96 डेज ऐश्वर्या इंडिया में रही, क्या कंडीशन 1 सेटिस्फाई हो रहा है, अरे बोलो, क्या कंडीशन 1 सेटिस्फाई हो रहा है, नहीं सर, मिनिमम कितना दिन रहता है इंडिया में, सर 24 25 में तो खाली 96 डेज ही रह रही है, सर ये कंडीशन तो सेटिस्फाई हुआ नहीं, इसका मतलब क्या नॉन रेसिडेंट होगी ऐश्वर्या, बीच में क्या लिखा हो, और बीच में लिखा है और, ऐश्वर्या ने सही तो रवीना सही। सेकंड कंडीशन वहां पे हम लोग देखेंगे, सेकंड कंडीशन में दो पार्ट है, पहला क्या है, स्टे इन इंडिया फॉर 160 डेज और मोर इन द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर, क्या ये 60 डेज से ज्यादा है, सर फर्स्ट पार्ट सेटिस्फाई हुआ, सेकंड कंडीशन का पूरा सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई हुआ, फर्स्ट पार्ट सेटिस्फाई हुआ है, फर्स्ट पार्ट सेटिस्फाई हुआ। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट। तो क्या इससे ऐश्वर्या रेसिडेंट हो जाएगी, तो हाफ रेसिडेंट तो हो ही गई, ऐसा हाफ रेसिडेंट फुल रेसिडेंट ऐसा होता नहीं है, ठीक है। तो इन दैट केस अपने को सेकंड कंडीशन चेक करना है, सेकंड कंडीशन मतलब सेकंड पार्ट चेक करना है। सेकंड पार्ट क्या बोलता है, स्टे इन फॉर 365, कौन से ईयर्स में, 4 इमीडिएटली प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर। तो 4 इमीडिएटली प्रीसीडिंग मतलब रेलेवेंट प्रीवियस है तो चॉइस 25 है, तो इसकी इमीडिएटली प्रीसीडिंग 4 प्रीवियस बताओ ना मेरे कौन सा था, प्रीवियस ईयर 23, ये क्या आपका 4 इमीडिएटली प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर, प्रीवियस 23 24, और कौन सा है सर, प्रीवियस ईयर 22 23, तीसरा प्रीवियस ईयर 21 22, चौथा प्रीवियस ईयर। एक चीज समझो बेटा, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, हम सर इन साल का रेसिडेंशियल स्टेटस नहीं निकाल रहे हैं, हम कौन से ईयर का रेसिडेंशियल निकाल रहे हैं, 24 20, बट अपने को डेटा की जरूरत है, वो इंडिया में रेसिडेंट है कि नहीं, उसके लिए हम इसी खाली डेटा यूज कर रहे हैं। क्या यूज कर रहे हैं, डेटा। मान लो ऐश्वर्या हर साल इंडिया में 100 दिन आके रहती है, हर साल, बस खाली इस साल वो 96 डेज रही है ना, 4 दिन वो कहीं और थी, 96 डेज रही इंडिया में, वो 4 दिन
पाकिस्तान चली गई थी। किधर चली गई थी? पाकिस्तान। कि मैं अपने पूर्वजों का घर देख करके आती हूँ, कहा मेरे दादा दादी रहते थे, नाना नानी रहते थे, 4 दिन उधर रह गई वहां पे, ठीक है। तो 96 डेज इंडिया में रही। बाकी उसका इसका पहला आप ट्रैक रिकॉर्ड देखो, वो क्वेश्चन में दे रखा होगा आपको डेटा, हर साल इंडिया में कितने दिन के लिए आती है। या मान लेते एक काम करते, जाने दो ना, हर साल वो इंडिया में 96 डेज के लिए इंडिया में आती है। छोड़ो, तुम कंफ्यूज जाओगे, हर साल 100 दिन इंडिया में आती है, 100 दिन, हर साल 100 दिन इंडिया में आती है। और ऐसा वो 1992 से कर रही है, 1992 से ऐसा हर साल इंडिया 100 दिन के लिए आ रही है। इनके दिन क्या आ रही है? 100 दिन। भाई साहब उसका एग्रीगेट स्टे इंडिया में कितना पिछले 4 सालों में? 400 दिन। अपने को कितना चाहिए? क्या सेटिस्फाई हुआ क्या? विच मोर देन 365। पहला पार्ट क्या बोलता है? कितने दिन रहना है मिनिमम? 60 डेज। कितने दिन रही है वो? क्या सेटिस्फाई हो गया? हाँ क्या ना? रेलेवेंट 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 प्रीवियस ईयर में, इमीडिएटली 4 प्रीसीडिंग प्रीवियस में कितने दिन रहना है? कितने दिन रही है वो? क्या दोनों पार्ट सेटिस्फाई हो गया? क्या दोनों पार्ट सेटिस्फाई हो गया? अरे क्या दोनों पार्ट सेटिस्फाई हो गया? सर कंडीशन 1 तो सेटिस्फाई नहीं हुई, कंडीशन 2 सेटिस्फाई हो गई। ऐश्वर्या क्या हो जाएगी? क्या हो जाएगी? अगर पहला वाला ही कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो जाता, लास्ट वाला जो हमने लिया था एग्जांपल 182 डेज से ज्यादा 272 डेज था, तो सेकंड चेक करने की जरूरत, हम सेकंड पे कब आएंगे? हमेशा ये रूल है, ऐसा नहीं है कि तुम पहले ही सेकंड चेक कर रहे हो। अपने को हमेशा पहला क्या चेक करना है? फर्स्ट कर। अगर वो सेटिस्फाई नहीं हो रहा है ना, तो हम किस पे आएंगे? सेकंड। और सेकंड में दोनों पार्ट क्या होना चाहिए? सेटिस्फाई। तब जाकर के ऐश्वर्या क्या बनेगी? रेसिडेंट। डिड यू अंडरस्टूड और नॉट? लेकिन सर मान लो ऐश्वर्या है ना 2023-24 में खाली 60 डेज के लिए इंडिया आई थी, बाकी सारे सालों में वो 100 डेज के लिए आई थी, लेकिन 23-24 में कितने दिन के लिए इंडिया आई थी? अरे बोलो। तो उसका प्रीसीडिंग 4 इयर्स में कितना स्टे था? 360 दिन था, जो कि क्या था? लेस देन 365। क्या सेकंड पार्ट सेटिस्फाई हो रहा है? लेकिन एक पार्ट तो सेटिस्फाई हो रहा है। क्या ऐश्वर्या रेसिडेंट हो जाएगी? ऐश्वर्या क्या हो जाएगी? नॉन रेसिडेंट। क्या हो जाएगी? नॉन। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? लेट्स अज्यूम के सर ये तो पूरे 100 दिन इंडिया में रही है, पूरे 100 दिन इंडिया में रही है, पूरे 100 डेज इंडिया में रही। कितना हो गया सर? 400। कितना हो गया? लेकिन सर मान लेते हैं कि सर वो अक्टूबर सितंबर के मंथ में, कौन से मंथ में? 96 है ना। मान लो ऐश्वर्या इंडिया से गई है 1 मई, ऐश्वर्या का जो डेट ऑफ डिपार्चर है ना, डेट ऑफ डिपार्चर वो है 10th अप्रैल 2024। डेट ऑफ डिपार्चर क्या है? डेट ऑफ डिपार्चर, हाँ डेट ऑफ डिपार्चर 10th अप्रैल 2024 ऐश्वर्या इंडिया से चली गई थी। बताओ भाई साहब, अप्रैल में कितना दिन? अप्रैल में कितना दिन रही वो? 10। मई में नील, जून में नील। अब बताओ मेरे को, ऐश्वर्या का इंडिया में स्टे कितना हुआ? 44 डेज इंडिया में स्टे था। सर यहाँ पे तो ये 400 दिन है, लेकिन सर ये आपका 60 दिन से क्या है? कम है। इसका मतलब सेकंड कंडीशन तो सेकंड पार्ट तो सेटिस्फाई, लेकिन फर्स्ट पार्ट सेटिस्फाई हो, ऐश्वर्या क्या हो जाएगी सर? क्या हो जाएगी सर? डिड यू अंडरस्टूड और नॉट? तो अब आपको समझ में आ गया होगा सर दोनों पार्ट क्या होने चाहिए? सेटिस्फाई। दोनों पार्ट क्या होने चाहिए? सेटिस्फाई। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि दोनों में से कोई एक कंडीशन क्या हो जाता है? सेटिस्फाई। ये ऐसे में समझाने के लिए एग्जांपल दिया था, ये एग्जांपल लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सीधा हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन में आपको कैलकुलेशन इसी तरीके से करना है।
बहुत मेहनत है यार। चलो, तो यहां दोनों में से कोई एक कंडीशन सेटिस्फाई होता है। if any one condition satisfied, any one condition satisfied, if yes, बताओ क्या हो जाएगा? रेसिडेंट। what and if no, क्या हो जाएगा? नॉन रेसिडेंट। डिड यू अंडरस्टूड और नॉट? ठीक है, मैं 5 मिनट में आया, तुम लोग भी 5 मिनट में जो भी निपटाना है निपटा दो।